जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 92 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 6 अक्टूबर 2022 को जो तीसरी पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक करते हुए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना भी ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 20 वोल्टेज स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति है वो 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आपको पता है P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है VI, फॉर्मूला होता है शक्ति का। P यानी शक्ति, शक्ति जिसको वाट में मापा जाता है। और आपको ज्ञात क्या करना है? धारा ज्ञात करनी है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? फिर V इसके पैरों में चला जाएगा तो ये हो जाएगा P अपॉन में V। अब P आपके पास में कितना है? 10 है, और V आपके पास में कितना है? 20 वोल्टेज है। तो ये आपके पास में 0 से 0 कैंसिल, 1/2 आ गया। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 एम्पियर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर है वह आपको ए बी पी डी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ए बी बराबर है डी सी के, यानी जो ए बी है ये डी सी के कंप्लीट यानी इस कंप्लीट के बराबर है। और उसके बाद में इसने यहाँ पे बोला है ए डी, यानी ये जो आपकी ए डी है ये बी सी के बराबर है, और इसकी माप दे रखी है 2.5 मीटर। और पी सी यानी ये आपको 1 सेंटीमीटर 1 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से मैं ज्ञात करूँगा तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, और आयत के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूँ तो मेरे पास में आपका ए बी पी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये एक आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है इसमें, तो ये आयत बन गया। अब यहाँ पे 4 इंटू दूसरी भुजा कितनी है? 2.5 है, तो 25 चौका 100, यानी इसका क्षेत्रफल है वो आपके पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एक ये क्या है? समकोण त्रिभुज है भी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है भी। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। अब 1/2 बेस कितना आपके पास में? 1 है, और हाइट आपके पास में कितनी है अभी? 2.5 है, तो इंटू 2.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। अब 25 को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दो तो 12.5 आ जाता है। ये कितना आता है अभी? 12.5। लेकिन नीचे क्या है अभी? एक 0 और है अभी नीचे, तो ये हो जाएगा 1.25, 1.25। अब आयत के क्षेत्रफल में से और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या बचेगा अभी? मेरे पास में आपके पास में ए बी और पी डी का क्षेत्रफल बच जाएगा, जो कि पॉइंट लगाओ और डबल 0, तो 10 में से 5 गया 5, और इधर 9 में से 2 जाएगा तो 7, और उसके बाद में 9 में से 1 जाएगा तो 8, तो 8.75 मीटर स्क्वायर है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। तो यहाँ पे L, और L आता है 12 पे, 12 में से 4 घटा दिया तो 4, 12 में से 4 घटाया 8, 8 पे H, और 8 में से 4 घटा दिया तो 4 आ गया। इसी प्रकार से 10 में से 4 घटा दिया 6 आ गया, और 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आ गया। भी 4 4 माइनस कर रहा है। इसी प्रकार से W है वो 23 पे आता है, और 23 में से 4 माइनस किया तो 19, और 19 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और U है वो 21 पे आता है, और 21 में से 4 माइनस करोगे, 21 में से आप 4 माइनस करोगे तो 17, और 17 में से 4 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 13। तो ये क्या कर रहा है? -4 कर रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो भी ये U आता है 21 के ऊपर, और 21 में से 4 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, और 17 में से 4 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा।
और 19 में से 4 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा, और 15 में से 4 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे लागू हो रहा है 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको अल्पकालीन औसत लागत किसके बराबर होता है भी? अल्पकालीन औसत लागत है वो किसके बराबर होता है? तो औसत प्रवृत्ति लागत प्लस औसत नियत लागत। औसत प्रवृत्ति लागत और औसत नियत लागत के ऊपर है वो आपका अल्पकालीन औसत लागत है, वो लागू होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, मेंडल के प्रयोगों में 2 लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होता है? तो द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात है वो आपको यहाँ पे बताना था। तो ये अनुपात कौन सा है भी? तो ये अनुपात है वो आपका जीनोटाइप अनुपात है भी। ये कौन सा अनुपात है? तो ये आपका जीनोटाइप नहीं है, ये फिनोटाइप अनुपात है। ये कौन सा अनुपात है भी? ये फिनोटाइप, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लक्षण पूर्व बोलते हैं। फिनोटाइप अनुपात है F2PD के अंदर, यानी द्विसंकर संकरण के अंदर है वो ये क्या है? फिनोटाइप अनुपात है। और आपसे अगर आप पूछ ले भी एकल संकरण में, एकल संकरण के अंदर है वो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बताओ, तो फिनोटाइप तो कितना हो जाएगा इसका? एकल संकरण में फिनोटाइप हो जाएगा 3:1 एकल संकरण के अंदर बोल रहा हूं मैं। और एकल संकरण के अंदर है वो जीनोटाइप अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 1:2:1 ये हो जाएगा भी, यानी 1:2:1 ये होता है आपका फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात। ये तो आपका क्या होता है भी? जीनोटाइप अनुपात होता है, और ये आपका यहाँ पे फिनोटाइप अनुपात आ गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पे। अब इनके बीच में 8 का अंतर है भी, और यहाँ पे अंतर कितने का भी? 22 में से 9 निकालोगे तो ये आपके पास में 3, 9 में से 12 में से 9 गया 3, और एक 13 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है भी? इसमें 8 का अंतर आ गया, अब 13 का अंतर, और फिर 0 और 1 10 का अंतर आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे कितने का अंतर आ गया भी? ये तो 12 में से 17 में से 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और उसके बाद में आपके पास में एक 15 का अंतर आ गया। अब इसके अंदर देखो भी, पहले यहाँ पे क्या है? 5 जोड़ रहा है, 5 का अंतर है, और उसके बाद में क्या है? -3 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, और अब क्या होगा भी? -3 का अंतर होगा। तो यहाँ पे -3 का अंतर होगा, तो इसका मतलब 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भी? 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा। तो इसके अंदर 12 ऐड कर दो भी, 12 ऐड करोगे तो 7 और 2 9, और 4 और 1 5, तो यहाँ पे 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। यानी अंतर चल रहा है 8 का, फिर 13 का, फिर 10 का, फिर 15 का, इस प्रकार से अंतर चल रहा है। तो इसके बीच में अंतर देखो भी, यहाँ पे 5 ऐड किया इसने, फिर इसने -3 कर दिया, और फिर इसने 5 ऐड कर दिया। अब -3 करेगा, -3 करेगा तो आगे अंतर कितने का आएगा भी? 12 का अंतर आएगा भी। और फिर क्या करेगा? +5 करेगा तो आगे अंतर है वो 17 का आएगा। तो यहाँ पे अंतर 12 का करने के लिए 47 में मैंने 12 ऐड कर दिया, तो 59 आपका इसमें राइट आंसर हो गया। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया है भी दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका कैल्शियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं, चूना बोलते हैं, और NaCl है, यानी साधारण नमक बन जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी सोडियम ने क्या किया है? कैल्शियम का विस्थापन कर दिया, सोडियम ने कैल्शियम को विस्थापन कर दिया, तो ये बन गया CaCO3, और उसके बाद में यहाँ पे सोडियम ने बना लिया NaCl। तो इसमें द्विविस्थापन तो अभिक्रिया है ही है, लेकिन इसमें साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। अवक्षेपण अभिक्रिया कैसी होती है? जिसके अंदर अवक्षेप बनता है। तो ये CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड अवस्था में है। ये क्या है? अवक्षेप है, पानी में एविलेसिल है, पानी के अंदर विलय नहीं है ये, ठीक है। तो CaCO3 एक सॉलिड अवस्था में है, ये तली के अंदर जम जाएगा, पानी के साथ में घुलेगा नहीं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है करंट अफेयर का क्वेश्चन। आगे चलता हूं, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा में सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है भी। यानी जितना जीव है, कोई जीव है वो हवा में सांस लेता है, उससे ज्यादा वो पानी है वो प्रति घूंट है वो अधिक लेती है जो मछलियां जल के अंदर रहती है, क्योंकि जल के अंदर वो ऑक्सीजन नहीं, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है।
जिसके कारण वो क्या है जल्दी जल्दी पानी का घूंट है वो अपने अंदर लेती है और उसे क्या है ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर पहुंचाती है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको इसने बताया भी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है पहले तो इसको, और फिर दाएं से पांचवें, पहले इसको अवरोही क्रम में सेट करो, बड़े से छोटा क्रम। तो मैं इसको पहले अवरोही क्रम में सेट कर लेता हूं। अब इन आंकड़ों को मैंने अवरोही क्रम में सेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो भी दाईं ओर से पांचवी संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या के बीच अंतर कितना है ये आपको बताना है। तो दाईं ओर से पांचवी संख्या और बाईं ओर से चौथी संख्या, बाईं ओर से चौथी संख्या, तो यहाँ पे बाईं ओर से चौथी संख्या वो 266 है, और दाईं ओर से पांचवी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी 217 है। अब इनके बीच में आपको बताना है अंतर कितने का है। तो 266 में से 217 है वो आप माइनस कर दो, तो ये उनके बीच में यानी दाईं ओर से पांचवी संख्या है और बाईं ओर से चौथी संख्या, दाईं ओर से पांचवी और बाईं ओर से चौथी, तो बाईं ओर से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और उसके बाद में दाईं ओर से पांचवी, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उनके बीच अंतर कितने कितने का होगा, तो इसके अंदर है वो 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा अभी 9 बचेगा, और यहाँ पे आपका बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा, 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 49 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं जिसके ठीक पहले अभाज्य संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो अभाज्य, विषम और प्रतीक आना चाहिए, अभाज्य और उसके बाद में विषम आने चाहिए। तो अभाज्य और उसके बाद में विषम, अभाज्य आ गई और उसके बाद में विषम आ गई और फिर एक प्रतीक आ गया भी, तो ये एक ग्रुप बन गया आपका। और उसके बाद में अभाज्य, प्रतीक और विषम, अभाज्य, विषम और प्रतीक। उसके बाद में देखो भी अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तो 5 अभाज्य है, उसके बाद में भाज्य विषम आनी चाहिए, तो उसके बाद में 2, और यहाँ पे भी नहीं है अभी, 4 आ गया, नहीं है 2, उसके बाद में विषम नहीं है, तो ये उसके बाद में विषम नहीं है अभी, यहाँ पे ये सम है, तो यहाँ पे एक ही ग्रुप बनेगा भी ऐसा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आपको योगफल बताना है, इसका योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे देखो भी प्लस का 7xy है, प्लस का क्या है 7xy है, और यहाँ पे माइनस का क्या है 3xy है, तो आपके पास में बच गया कितना प्लस का 4xy बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे प्लस का 5yz है, और यहाँ पे yz कहाँ पे चला गया अभी, y और z ये रहा, और ये प्लस का 4 है, yz है, योग करना है भी आपको। तो 5yz प्लस का है और 4yz प्लस का है, तो ये आपका 9yz आ गया, 9y और z आ गया। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 3xz है, माइनस का 3xz है, और ये प्लस का 9xz है, तो ये आपके पास में प्लस का क्या बचेगा अभी 6x zx बचेगा अभी, z और x बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी ये माइनस का 4y है, और माइनस का 4y, और यहाँ पे ये माइनस का 4y आ जाएगा अभी, और उसके बाद में ये प्लस का 5y आ जाएगा, प्लस का 5y आ जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में ये माइनस का 2xy है, और xy माइनस का 2xy, और यहाँ पे ये 7xy था अभी, तो इसमें से अपन ने क्या कर दिया अभी, ये माइनस का ये रहा अभी, तो आपके पास में माइनस का ये है, तो 3 2 5 2 बचेगा अभी यहाँ पे xy, ये आपका 2xy बचेगा, तो ये 2xy, क्योंकि 2xy तो ये रहा माइनस का, और 3xy ये रहा, 2 और 3 5, माइनस के 5xy हो गए और प्लस का 7xy है, तो 2xy बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में 2xy प्लस का आ जाएगा, और 9yz है वो प्लस का आ जाएगा, और प्लस है वो 6zx है ये प्लस का आ जाएगा, और माइनस का 4y आएगा और प्लस का 5y आएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुम्मा मस्जिद वर्ष 2021 में जीर्णोद्वार के बाद इसके पुनः स्थापन के कारण सुर्खियों में थी, इनमें से किस राज्य में है, तो ये केरल के अंदर है भी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको मंजिल दे रखी है, नीचे वाली का 1 है,
2 नंबर का उसके ऊपर वाली का 2 क्रमांक है और सबसे ऊपर वाली का 6 क्रमांक है। इसने बोला भी बी सी के ठीक है नीचे, बी है वो सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। सी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर नहीं रहता, सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर नहीं रहता है। बी और डी की मंजिल के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अब डी कहाँ पे आएगा भाई, बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति रहने चाहिए, तो यहाँ पे आपका बी और डी, तो 1 2 और 3, तो उसके बाद में यहाँ पे डी आ जाएगा अभी। अब डी को मैं 1 नंबर पे रखूँ, 1 2 3 4 5 और 6, तो सी है वो आपका क्या है 6 नंबर पे आता है। और इसने बोला है भी लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर नहीं रहता, सी है वो एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर नहीं रहता। और इसने बोला भी बी और डी की मंजिल के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं सी को डी के ऊपर बिठा दूं भी, सी को। अब यहाँ पे इसने बोला है बी सी के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, सी के ठीक है नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो सी को मैं 2 नंबर पे बिठा दूं, सी को 2 नंबर मंजिल के ऊपर बिठा दूं, तो यहाँ पे बी है वो 1 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में बी और सी के बीच, बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो ये 3 आ गए और यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, और ये 3 4 और ये यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, तो डी है वो 5 के ऊपर आ गया। ए एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, ए है ना वो एफ के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो एफ यहाँ पे 3 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने पूछा भी मंजिल क्रमांक 4 पे कौन रहता है, तो मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर है वो ए रहता है भी आपका, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं x और y के लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य क्रमशः 286 और 2 दे रखा है, तो इन संख्याओं का योग 48 है, तो आपको इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्रम ज्ञात करना है भी, इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्रम का योग ज्ञात करना है, यानी उल्टे क्रम का योग ज्ञात करना है। यानी आपके पास में x और y संख्या है और उसका 1/x प्लस 1/y, कहने का मतलब वही है भी व्युत्क्रम क्रम का जोड़ ज्ञात करना है। तो उल्टे क्रम का जोड़ ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी अपॉन में क्या होता है ए बी होता है भी। अब आपको पता है, पहले ये भी पता है भी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एक ये भी फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है भी LCM इंटू HCF होता है, HCF होता है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा के बराबर है वो एलसीएम और HCF का गुणा होता है भी। अब यहाँ पे ए बी मेरे पास में वो संख्या और वो संख्या का गुणनफल मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से गुणनफल ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। अब आपके पास में 2 संख्याओं का योग दे रखा है कितना है 48 है, और उनका गुणनफल कितना हो जाएगा फिर 286 इंटू 2 हो जाएगा भी, ये उनका गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि HCF आपके पास में 2 है और एलसीएम आपके पास में 286 है, तो 2 से काट दो 24 बार कट गया, और उसके बाद में ये 2 से काट दोगे तो 12 बार, और नीचे वाला है वो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो 12/143 है वो आपका इसका व्युत्क्रम क्रम का योग आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है वो ये समुच्चय ज्ञात करना है भी, कौन सा समुच्चय, यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, 75, फिर यहाँ पे 16 है और फिर 67 है, इसी प्रकार से 33 है और 14 है और 26 है। अब देखो भी, अब 16 का आधा करो, 16 का आधा करोगे तो 8 आ गया, और 8 है वो 67 में ऐड कर दो, तो ये 8 और 7 15, 1 और ये 75 हो गया, यानी बीच वाली संख्या का आधा करके और लास्ट वाली संख्या में ऐड कर दो तो पहली वाली संख्या आ जाती है। अब यहाँ पे 26 है और ये 14 का आधा करो 7, तो 26 और 7 कितने होते हैं, 26 और 7 है वो 33 होते हैं भी। तो इसी प्रकार से 29, 6 और 26 है, तो इसके अंदर भी देख लो 26 और बीच वाली संख्या का आधा करो 3 और जोड़ दो, 26 और 3 29 हो जाएंगे, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी रवि शहर ए से शहर बी की ओर जा रहा है, रवि है वो शहर ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक है। यदि रवि अपनी चाल को अपने सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलता है, तो वह शहर बी तक 30 मिनट की देरी में पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो उसे शहर ए
शहर ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। अब देखो भी ये चाल है आपकी, चाल क्या है और समय क्या है वो देख लो। अब यहाँ पे चाल और समय है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं भी। अब यहाँ पे इसने बोला भी सामान्य चाल की 2/5 चाल, तो इसका मतलब क्या है, सामान्य चाल कितने है भी, सामान्य चाल उसकी 5 है और उसकी 2 चाल यानी 2/5 चाल से उसका मतलब ये हो गया भी सामान्य चाल तो उसकी 5 थी और वो चल क्या रहा था 2, यानी पहले चाल या फिर सामान्य चाल, सामान्य चाल कितनी है 5 थी और अब चाल कितनी है 2 से चल रहा था और समय है वो इस चाल का उल्टा हो जाता है, तो समय यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना लगेगा 5 लगेगा। अब इसने बोला क्या है भी वो शहर बी तक पहुंचने में 30 मिनट की देरी लेता है, बी तक पहुंचने में 30 मिनट की देरी लेता है। तो यहाँ पे हमारे अनुसार समय का अंतर कितना है, तो हमारे अनुसार भी समय का अंतर 3 है, लेकिन वो बोल रहा है 30 मिनट की देरी पे है, तो 3 का बराबर यानी हमारे अनुसार तो समय का अंतर 3 है, लेकिन वो बोल रहा है 30 मिनट की देरी में पहुंचता है। तो 3 का मान 30 हो गया, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ गया 10 आ गया। तो आपको यहाँ पे शहर ए तक पहुंचने में सामान्य चाल से कार चलाता है तो बोल रहा है वो, तो शहर ए तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, तो हमारे अनुसार सामान्य चाल से चलता है तो उसे 2 समय लगता है 2 मिनट का, लेकिन 1 का मान तो आपके पास में कितना है 10 है, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 व्यक्ति हैं ए सी जी के एम आर और वी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ए के बाईं ओर उतने ही व्यक्ति हैं जितने ए के दाईं ओर है, तो कहने का मतलब ए है वो क्या है मिडिल में है, ए क्या है मिडिल के अंदर है। अब 7 व्यक्ति है तो 3 इसके इधर होंगे और 3 इसके इधर होंगे। अब इसमें देखो भी सी है वो ए के दाईं ओर दूसरा है, तो एक और दूसरा यहाँ पे सी आ गया और सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो यहाँ पे जी अब इसकी साइड में आएगा इधर वाली साइड में। अब इसने बोला भी के है वो जी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो इसका मतलब के यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे इसने ये भी बोला है भी एम है वो के दाईं ओर दूसरा है, तो के यहाँ पे है तो पहला और दूसरा एम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने आगे देखो भी क्या बोला है, बैठा है आर पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, तो इसका मतलब आर है वो यहाँ पे बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ पे और आने वाला है जी के इधर, तो इसने बोला वी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो अब वी बचा हुआ है वी यहाँ पे आ जाएगा। वी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं भी ओनली फॉर जी है, तो एक व्यक्ति बैठा है, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसके अंदर दोनों अपक्रिया होती है। कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन साथ में होती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ में होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपको एम ओ एन के और एस दे रखा है। अब यहाँ पे एल एम एम आई आर, अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अब इसने -1 किया और उसके बाद में +2 कर दिया, फिर -1 कर दिया और फिर +2 कर दिया और फिर -1 कर दिया, ये लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे लगा दो भी FROCK। अब इसके अंदर आप लॉजिक लगाओगे तो एक पहले क्या करोगे माइनस करोगे तो यहाँ पे E आ जाएगा और फिर 2 प्लस करोगे 18 और 2 20 और उसके बाद में -1 करोगे तो ये N आ जाएगा, फिर 2 प्लस करोगे तो 3 और 2 5 और उसके बाद में -1 करोगे तो J आ जाएगा। जो आपका राइट आंसर क्या होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है, तो वो आपकी लूनी नदी है भी, लूनी नदी है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लूनी नदी है वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है भी। आगे चलता हूं नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई है वो आपको 24 और 26 दे रखी है। निम्न में से क्या इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है? ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो भी कोई त्रिभुज है, ये लो एक त्रिभुज बना देता हूं और इसकी कोई भी भुजा मान लो आप, यानी मैं मान लेता हूं भी एक तो ये भुजा 24 है और एक ये भुजा है वो आपकी 26 है। अब ये भुजा आपको बतानी है। अब आपको पता है भी दोनों जो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों भुजाओं का योग है वो देख लो कितना 26 और 24 का योग देखोगे तो ये आपके पास में 6 और 4 10 और ये 50 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, याद रखना हमेशा और हमेशा 100 में से 200% बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सही है। याद रखना एक त्रिभुज के अंदर
एक त्रिभुज के अंदर किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन के हिसाब से देखो कौन सी हो सकती है, ये आपको बताना है कौन सी हो सकती है। तो दोनों भुजाओं का योग किया मैंने, तो तीसरी भुजा यानी दोनों भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, कम होता है। सॉरी, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। अब तीसरी भुजा यहाँ पे क्या आए कि वो क्या है 50 से कम ही रहे, तो इसके अंदर 52 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 55 है वो भी 50 से ज्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता, और 54 है ये भी 50 से ज्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन ही एक बचा है जो कि 48 है। तो याद रखना दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा बराबर होता है, कोई भी त्रिभुज हो। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्योहार को पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका मुहर्रम है, मुहर्रम त्योहार है, उसको पिरला पांडुगा के नाम से जानते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है 677 एनसीसी कैंडिडेट है, एक परेड में भाग लेना चाहते हैं। ठीक है, 677 एक एनसीसी कैंडिडेट है और वो क्या है एक परेड के अंदर भाग लेना चाहते हैं। उक्त परेड में भाग लेने के लिए कैंडिडेटों को एक आयताकार पैटर्न में व्यवस्थित किया जाना था, जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। अब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, तो आयताकार कैसे हो गया? अभी उतने ही स्तंभ है और उतने ही आपकी पंक्ति है, तो ये एक वर्ग बन गया। अभी अब एनसीसी कैंडिडेट की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इस परेड में भाग लेना चाहते थे लेकिन उन्हें इससे बाहर करना पड़ा। अब पहले तो वो क्या है एक आयताकार में थे, भी पहले तो वो क्या है एक आयताकार में उसको सेट कर रहे थे पैटर्न में, लेकिन उसने क्या कर दिया उतने ही स्तंभ बना दिए और उतनी ही पंक्ति बना दी। जितने स्तंभ है उतनी ही पंक्ति है, तो इसका मतलब क्या है वो एक वर्ग बन गया। अब वर्ग बन गया तो यहाँ पे 677 कैंडिडेट थे टोटल, और उसमें से कितने कैंडिडेट को बाहर करें कि ये 677 है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने इसमें से -1 कर दिया, तो 676 है वो 26 का स्क्वायर होता है। भी तो आपका यहाँ पे 26 ही पंक्ति है और 26 ही क्या है 26 ही पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या और 26 ही स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बाहर करना पड़ा, जो कि परेड में भाग लेना चाहता था लेकिन कारणवश है वो उसे बाहर करना पड़ा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन। तीन भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है और इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन के हिसाब से ही करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन के अलावा है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभाज्य संख्याओं की कोई फिक्स संख्या नहीं होती। भी अभाज्य संख्या है वो 1 और 10 के बीच में कितनी आती है, फिर 10 और 20 के बीच में कितनी आती है, ये संख्या फिक्स नहीं होती इसकी। यानी ये मान लो भी 1 से 10 के बीच में है वो 5 आ रही है, तो 10 और 20 के बीच में है वो 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 5 से भी ज्यादा भी आ सकती है। तो इनकी संख्या है वो फिक्स नहीं है, तो इसीलिए 682 का आप अभाज्य फैक्टर कीजिएगा। तो 682 का मैं अभाज्य फैक्टर करूंगा तो मेरे पास में 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। उसके बाद में 11 से डिवाइड करो भी, 11 तिया 33 बच गया, 11 एकम 11, फिर 31 से भाग दो तो ये आपका हो जाएगा 1। तो वो संख्याएं मेरे पास में 3 है और 3 वो संख्याएं ये आई है भी। यानी अगर 682 अगर उसका गुणनफल आता है तो मेरे पास में एक संख्या आती है इसमें 2, एक आती है मेरे पास में 11 और एक आती है 31। अब इसका योग करके देखो 40 आ रहा है क्या? तो 40 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 682 तो उसका गुणनफल नहीं है। उसके बाद में 722 का देखो भी करके, 722 का देखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6 बच गया, 1 12 और 2 छिकी 12 और 2 एकम 2। उसके बाद में फिर ये आपका चला जाएगा 19 से चला जाएगा और फिर 19 आ जाएगा और फिर उसके बाद में 19 आ जाएगा और फिर 1। अब देखो भी मेरे पास में 722 का टुकड़ा करूंगा तो 700, अगर मैं मानता हूं भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो 722 है, तो वो संख्याएं मेरे पास में क्या होगी 2, 19 और 19। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो इनका योग 40 आ रहा है, लेकिन योग 40 आ रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लो। 3 भिन्न अभाज्य है तो इसमें तो 19 और 19 2 समान आ गई, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि भिन्न है, तीनों की तीनों संख्याएं अलग है, तीनों की तीनों संख्याएं अलग है, तो 19 और 19 दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद में 434 देखो भी, 434 देखोगे तो इसका अभाज्य करो, तो अभाज्य गुणनफल करोगे तो 2 से भाग दे दो, 2 2 4 और उसके बाद में 2 एकम 2, 2 7 14 और उसके बाद में 7 का 2 भी, 7 का दोगे तो 7 तिया 21 और 7 एकम 7 और फिर 31 का दे दो तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो भी अगर 434 उसका गुणनफल है तो वो संख्याएं 2, 7 और 31 के रूप में होगी,
तो योग करो भी टोटल, तो 31 और 7 38, 38 और 2 कितने होते हैं अभी 40 होते हैं, तो इसका योग 40 आ रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 434 है, ये उसका गुणनफल होगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 310 का और करके देख लो भी, 310 का और करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 और बच गया 1, 11, 2 5 10 और उसके बाद में 2 5 10। अब 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 दिया 15 और फिर बच गया आपके पास में 5 एकम 5 और उसके बाद में 31 से डिवाइड करके देख लो तो 1 आ गया। अब देखो अभी 310 अगर उसका गुणनफल है तो वो संख्या मेरे पास में 2, 5 और 31 है। अब इसका योग करके देखोगे तो ये आपके पास में कितना होगा, अभी योग करोगे तो ये आपके पास में 38 होगा, जो कि 40 नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली सर्वसदस्यीय समिति का गठन है वो किस प्रधानमंत्री ने किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्यों को सर्वसदस्यीय समिति के द्वारा है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा है वो इसको जोड़ा गया था। और कौन से भाग के अंदर जोड़ा गया था, तो 4A भाग है वो 4A के अंतर्गत जोड़ा गया था। और कौन सा अनुच्छेद था, तो ये आपका अनुच्छेद आ जाएगा 51A। कौन सा है अभी 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समान है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी होती है अभी, तो जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसके अंदर देखो भी फ्लोरीन है वो आपका कितने नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम और उसके बाद में बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है वो आपका कितने नंबर पे आता है अभी, फ्लोरीन है वो परमाणु क्रमांक है वो आपका 9 है अभी। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम ब्रोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन नियोन। तो यहाँ पे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। तो देखो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो फ्लोरीन है वो क्या होता है अभी -1 होता है अभी, फ्लोरीन है वो -1 होता है, क्योंकि या तो ये क्या करे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आपका क्लोरीन है वो कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन है वो आपका 17 नंबर पे आता है। 17 नंबर पे आता है तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 8 और 2 10 हो गया। और तीसरे ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब ये क्या करेगा, या तो 1 ग्रहण करे या फिर 7 को त्यागे। तो क्लोरीन भी क्या करता है, 1 को ग्रहण करता है और फ्लोरीन भी 1 को ग्रहण करता है। तो इसके ऊपर वो -1 है वो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। इसी प्रकार से नीचे वाले का भी आप ज्ञात कर सकते हैं। नाइट्रोजन है और यहाँ पे आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बेरिलियम है और ब्रोमीन है, बोरोन और ब्रोमीन है, इनका भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने धावन सोडा के लिए इनमें से कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो धावन सोडा क्या होता है अभी, धावन सोडा होता है Na2CO3 और डॉट 10H2, ये आपका क्या होता है, धावन सोडा होता है अभी, ठीक है, ये आपका धावन सोडा होता है। और उसके बाद में इसको बनाने के लिए, धावन सोडे को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो NaCl नमक का यूज किया जाता है। NaCl का कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसने बोला भी कमल की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो ये आपका कमल है और ये आपका पुत्र है भी। अब इसके अंदर है वो कमल की वर्तमान आयु 4 गुनी है, तो यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो ये लो 4 गुनी होगी। 18 वर्ष पश्चात उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी हो जाती है। और कमल की आयु की आधी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है भी 2:1 कर दो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आधी हो जाती है। तो अब वर्तमान की आयु आपको ज्ञात करनी है पुत्र की, तो इसके अंदर है वो ये जो आपका अनुपात है वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर है वो 0 का और यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है। तो अंतर सही करने के लिए नीचे वाले अनुपात का अंतर देखो कितने का है, तो 1 का है, तो ये इस अंतर से ऊपर वाले को गुणा कर दो। और ऊपर वाले का अनुपात देखो भी कितने का अंतर है अनुपात में, तो इसमें 3 का अंतर है, तो इसको नीचे वाले से गुणा कर दो। तो ये आपके पास में 4:1 आ गया और नीचे वाले को 3 से गुणा करो, 3 2 6 और 3 एकम 3। आप देख लो भी इसके अंदर है वो 2 का अनुपात 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 18 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे 2 का
2 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब आपको बताना क्या है, ये आपकी वर्तमान आयु है और ये आपका वर्तमान अनुपात है और ये आपका 18 वर्ष बाद का अनुपात है। तो यहाँ पे आपको वर्तमान अनुपात बताना है, वर्तमान आयु बतानी है पुत्र की। तो पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 1 है, तो 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9 ही आएगा। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है वो आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंस की क्षमता आपको बताने क्या आएगा। अब याद रखना उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती भी, तो माइनस माइनस वाले को काट दो भी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपके कट हो गए। अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो फोकस कितना है इसमें, फोकस दूरी कितनी है, 20 है। विवक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो यहाँ पे आपका फोकस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब फोकस 20 हो जाएगा तो क्षमता बराबर क्या होता है अभी, क्षमता बराबर 100/f होता है, 100/f होता है। अब 100 है और उसके बाद में आपके पास में f कितना है, 20 है, तो b एकम b, b 5 100, तो यहाँ पे आपका फोकस जो क्षमता है वो 5 डायप्टर आ जाएगी, जो कि प्लस के अंदर आएगी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है बोमेन स्पुट। बोमेन स्पुट कहाँ पे होता है भी, प्याले जैसी संरचना होती है इसकी, बोमेन स्पुट की प्याले जैसी संरचना होती है जो आपके किडनी के अंदर होता है, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो ये किसको ढके रहता है, तो ये केसिका गुच्छ को ढके रहता है भी। अब ये भी पूछा जाता है बहुत बार भी, ग्लोमेरुलस है वो कहाँ पे होता है, तो ग्लोमेरुलस आपकी किडनी के अंदर या फिर आपकी वृक्क के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसको कौन ढकता है, तो बोमेन स्पुट ढकता है। और बोमेन स्पुट है वो एक क्या है, प्याले नुमा संरचना है। बोमेन स्पुट है वो क्या है, एक प्याले नुमा संरचना है जो कि केसिका गुच्छ को ढके रहती है। आगे देखो भी बोमेन स्पुट का वैसे कार्य है वो छानने का कार्य होता है भी, मूत्र को छानने का जो कार्य करता है वो बोमेन स्पुट करता है। और नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला देखिएगा, अगला आपके पास में है विज्ञान प्रयोगशाला में। विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय, विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया और दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए, तो सोडियम कार्बोनेट का यूज करना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3 और .10H2 इसके अंदर मिला दें तो ये धावन सोडा बन जाता है। तो उस दाग को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है मान ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ से पहले इसको सोल्व करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 बार कैंसिल हो गया, 16 6 96, 96 में से 3 जाएगा तो ये 93 हो जाएगा। और फिर 93 में से +17 करोगे और -12 करोगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट है वो प्लस इसमें 5 कर दो भी, तो 93 और 5 98 होते हैं, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन। अब 34 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला क्या गया है भी, ACDFG और H परिवारों की कुल कमाई का केंद्रीय कोण कितना है ये आपको बताना है। अब ये सर्कल है, पूरा सर्कल है वो क्या मानते हैं अपन, 100% के बराबर मानते हैं। और एक पूरे सर्कल के अंदर वो कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ पे आपको A यानी ये आपका A है, ये आपका क्या है भी C ये है, और उसके बाद में D है वो आपका ये भी, और उसके बाद में D के बाद में ये आपका आ जाएगा, D के बाद में इसने बोला है F, तो F ये हो जाएगा भी। और फिर G कहाँ पे है, ये G है और ये आपका क्या है H है। तो इनका पहले तो प्रतिशत काउंट करो कितना है, ये 30 है, और 30 और 10 कितने हो गए 40, और 40 और ये शायद 5 है अभी 45 हो गया, और 45 और उसके बाद में ये 5 है या फिर 3 है, देखेंगे भी ये शायद 3 भी होना चाहिए यार। तो 30 और 10 40, ये टोटल 40 हो गया। उसके बाद में 20 और जोड़ दो भी, ये 20 जोड़ोगे तो 40 और 20 60 हो गया। और उसके बाद में ये 12 है भी, और ये 11 है, 12 और 11 कितने होते हैं भी, 12 और 12 24, यानी 23 और जोड़ने पड़ेंगे इसमें, 23 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3 और ये 73 हो गया। और उसके बाद में इसको 75 के अकॉर्डिंग अगर करके देते हैं तो इसके अंदर है वो ये A, फिर B C लेना है, उसके बाद में D लेना है, और उसके बाद में F लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर इसको कितना काउंट करें, 3 ही काउंट कर लेता हूँ मैं, 76 के अकॉर्डिंग करके देखिए ना इसको। तो यहाँ पे 3 पॉइंट यानी 100% के बराबर इतना है, तो 1% के बराबर कितना होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1% का मान है वो 3.6 आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 6 6 36, तो ये तो नहीं होगा अभी,
यानी इसका मतलब है भी यहाँ पे आपका 3 नहीं था, वो 5 था भी। 5 कर लो इसको, इसको 5 करो भी। ये 5, ये आपका 5 है, फिर 5 है तो इसमें 5 जोड़ोगे तो 73 में 5 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा भी। ये 73 और 5 78, तो आपको 78 का मान ज्ञात करना है। एक का मान आपके पास में 3.6 है, तो 78 से गुणा करोगे तो 8 सिक्का 48, 4 और 8 या 24, 24 और 4 28, उसके बाद में 7 सिक्के 42, 4 और 21, 21 और 4 कितने होते हैं अभी 25। तो अब देख लो भी, जोड़ लो 8 10 और 5 और 2 7 और 1 8, और उसके बाद में ये हो जाएगा 2। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी। अब इसको है वो आप सही से जोड़ो भी, सही से जोड़ोगे तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, देखो जोड़ क्या आएगा अभी। अब यहाँ पे 30 30 और 20 50, 50 और 10 कितने हो गए 60, और 60 में आपको 60 और उसके बाद में इसमें 11 जोड़ना है, उसके बाद में इसमें 12 जोड़ना है और फिर इसमें 5 जोड़ना है भी। 5 2 7 और 1 8, 6 और 2 8, तो 88 होते हैं भी। 88 को आप है वो 3.6 के साथ में गुणा करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 316.8 आ जाएगा, 316.8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। 316.8 आ जाएगा, यानी इसमें ए सी डी एफ जी और एच परिवारों की कुल कमाई का केंद्रीय कौन पूछा है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपको यहाँ पे बताना है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिसका दूसरा अंक है वो तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दूसरे अंक में 2 जोड़ना है और तीसरे अंक से डिवाइड करके देखना है भी विभाजित हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 2 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित है अभी 3 से। और इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 5 हो जाएगा, ये विभाजित नहीं है 6 से। और उसके बाद में इसमें 2 जोड़ूंगा तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, जो कि 7 से विभाजित है अभी। और उसके बाद में 4 में 2 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित है। और उसके बाद में 1 में 2 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, जो कि 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इसके अंदर है वो 3 ही ऐसी जोड़े बने हैं, 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 2 जोड़ने पर है वो तीसरे अंक से विभाजित हो जाता है दूसरा अंक। आगे देखो भी, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है बी को क्या लिखेगा, ये बी को 5 लिख रहा है अभी। और उसके बाद में एल को क्या लिख रहा है, ये एल यहाँ पे आ रहा है 2 नंबर पे, तो इसमें 3 लिखेगा फिर। और उसके बाद में ए को क्या लिखेगा, ए है वो लास्ट के अंदर है तो 9 लिखेगा। और उसके बाद में इसने आर है कहाँ पे है, आर ये रहा भी लास्ट में दूसरा, तो यहाँ पे @ लिखेगा इसको। और उसके बाद ई इसके अंदर है नहीं, ई है वो इसमें किसी के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर देख लो भी मिला लो। अब इसके अंदर मिलाओगे तो यहाँ पे आपके पास में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि मेल खा रहा है, तो आपका ई का फिर 2 ही लिखेगा, फिर ये 2 ही होगा, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है। 7 बॉक्स है एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक के ऊपर एक करके रखा गया है, लेकिन इसी क्रम में होना अन्य आवश्यक नहीं है। पी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, पी है इसके ऊपर केवल 3 बॉक्स है, तो पहला दूसरा और तीसरा। उसके बाद में पी और एम के बीच में केवल 2 बॉक्स है, तो एम है वो ऊपर ही ऊपर आ सकता है, भी कोई दिक्कत नहीं है। और एस और क्यू के बीच में केवल आर को रखा गया है, तो एस और क्यू के बीच में आर को रखा गया है, तो यहाँ पे एस ये रहा और क्यू के बीच में, तो एस और क्यू के बीच में एस और क्यू के बीच में आर को रखा गया, तो ये लो रख दिया। उसके बाद में ओ और एम के बीच में केवल एन को रखा गया है, ओ और एम के बीच में, तो यहाँ पे आपका ओ आ जाए, यहाँ पे आपका ओ आ जाए, तो ओ और एन के बीच में है वो एन रखा गया है, तो ये लो एन को रख दिया। अब इसने बोला भी सबसे ऊपर न तो क्यू है, सबसे ऊपर है वो न तो क्यू है और ना ही एम है, सबसे ऊपर है न तो क्यू है और न ही एन है, तो ओ और एम के बीच में एन को रखा गया है, तो न तो आपका सबसे ऊपर आपका क्या है एम है और न ही आपका सबसे ऊपर है वो क्यू है, तो क्यू भी सबसे ऊपर नहीं है और एम भी सबसे ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है पी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, पी ओ एन एम, और उसके बाद में क्यू यहाँ पे आ जाएगा और एस यहाँ पे आ जाएगा और आर इसके ऊपर आ जाएगा भी। ठीक है, इस प्रकार से सेट हो गया, यानी क्यू भी ऊपर नहीं जा सकता और ओ भी ऊपर नहीं जा सकता। अब इसने बोला है बी क्यू और ओ के बीच में कौन सा बॉक्स रखा गया है, तो क्यू और ओ के बीच में कौन सा बॉक्स रखा गया है, तो क्यू कहाँ पे है, ये रहा, क्यू और ओ यहाँ पे ये रहा अभी, तो ये तो अपना सही सेट नहीं हुआ अभी। अब इसके अंदर क्यू और ओ के बीच में कौन सा बॉक्स है,
दोबारा से सेट करो इसको, दोबारा से सेट करोगे तो इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे P के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, P के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, तो P ऊपर कैसे आ सकता है अभी, ये देखो भी P के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं, तो इसका मतलब P यहाँ पे नहीं आएगा अभी, P है वो आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी P नीचे नीचे, ये देखो भी नीचे नीचे आ गया, तो इसके ऊपर 3 बॉक्स है, तो इसका मतलब Q यहाँ पे आ जाए और R यहाँ पे आ जाए और S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो Q भी ऊपर नहीं है और आपका जो M है वो भी ऊपर नहीं है। अब इसने बोला क्या, देखो अब इसने बोला है O और M के बीच में केवल N है, O और M के बीच में केवल और केवल क्या है, N है, तो यहाँ पे आपका N और ये आपका N आ जाएगा और ये आपका O आ जाएगा भी, और उसके बाद में P के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, तो P के ऊपर 3 बॉक्स है भी, तो इसको कैंसिल करो अब, और M और O और N, O और M के बीच में N है, ठीक है, सबसे ऊपर न तो Q है और न ही M है, कोई दिक्कत नहीं है। O और M के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो O ये रहा और Q ये रहा, तो O और Q के बीच में है वो ओनली फॉर P रखा गया, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अब आप बोलोगे सर अगर O है वो नीचे हो, O आपका क्या हो, नीचे हो, यहाँ पे O है वो नीचे हो और उसके बाद में M ऊपर हो और उसके बाद में N हो, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है अभी, दो तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है भी। O और Q के बीच में अब कितने आगे, P आ गया, P M और N आ गया, यानी ये इतनी कैंडिडेट है वो O और Q के बीच में आ गया, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको फिर से दोबारा से सेट करना पड़ेगा इसको इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बोला गया है भी उद्योग जगत को मध्यम और दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने हेतु इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक वैधानिक निगम के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो उनको 1948 में स्थापित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक परीक्षा में रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो रमन ने प्रिंस से अधिक अंक प्राप्त किए, तो पी से प्रिंस और आर से रमन हो गया। उसके बाद में रॉबिन ने केशव और दीपक दोनों से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो रॉबिन है उसने केशव और दीपक से कम अंक प्राप्त किए हैं, आर ओ से रॉबिन बन जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला भी अभिषेक ने दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, अभिषेक है उसने क्या है दीपक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो अभिषेक दीपक के ऊपर आ जाएगा। लेकिन प्रिंस से कम अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रिंस से कम अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब दीपक है जो आपका अभिषेक है वो प्रिंस से नीचे आएगा और दीपक के ऊपर आएगा। और दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो दीपक ने केशव से अधिक अंक प्राप्त किए, तो केशव के ऊपर आ जाएगा दीपक, और उसके नीचे है वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ओ रॉबिन आ जाएगा। और परीक्षा में तीसरा सर्वोच्च स्थान किसका है, तो पहला रॉबिन का है, पहला रमन का है, दूसरा प्रिंस का है और तीसरा है वो आपका अभिषेक का है, तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसने बोला है भी मेंडल ने 2 प्रयोग किए। लंबा पौधा, पहला प्रयोग था लंबे पौधे के परागण को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया गया, और दूसरा प्रयोग उसने किया था भी छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड से निषेचित करने के लिए लिया गया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों में उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या देखेंगे, तो हमारे पास में दोनों के दोनों हैं, दोनों प्रयोगों के अंदर है वो पौधे हैं वो उत्पन्न लंबे थे भी, तो प्रयोग फर्स्ट में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग सेकंड के अंदर भी क्या है लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन चेकर बना के देखते हैं भी, अपने पास में एक क्या है लंबा पौधा है और एक अपने पास में छोटा पौधा है, तो यहाँ पे टी और टी, अब इसके अंदर है वो आपका जो प्रभावी है वो कौन सा लक्षण था, मेंडल के पास प्रभावी लक्षण कौन सा था, तो लंबापन था, वो प्रभावी था, तो प्रभावी है वो अपना प्रभाव दिखाएगा भी, क्योंकि ये F1PD है और F1PD के अंदर है वो अपना प्रभाव दिखाएगा कौन, लंबापन। तो यहाँ पे सारे के सारे पौधे हैं वो क्या है लंबे उत्पन्न होंगे, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रयोग फर्स्ट के अंदर भी लंबा पौधा उत्पन्न होगा और प्रयोग सेकंड के अंदर भी क्या होंगे लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। रिया उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, तो ये लो रिया है वो उत्तर की ओर 25 मीटर चला दिया। उसके बाद में इसने बोला है भी फिर वह दाईं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो ये लो दाईं और मोड़ दिया और 30 मीटर चला दिया।
फिर से वह दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, तो दाएं मुड़ेगी और 40 मीटर चलेगी, तो ये लो नीचे आ जाएगा और 40 मीटर आ जाएगा। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब बाईं ओर मुड़ेगी और 15 मीटर चलेगी, तो ये लो 15 मीटर चला दिया, इसका हाफ ली 15 मीटर आ गया। और उसके बाद में अंत में वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी और 15 मीटर चलेगी, तो बाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर मुड़ेगी भी। और ये डायग्राम अपना इस प्रकार से गलत हो जाता है। उत्तर की ओर 25 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है, ठीक है, और 30 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद में फिर से दाएं मुड़ी और 40 चली और 40 चलती है। अब 40 चलने के बाद में अब बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी तो इधर नहीं मुड़ेगी भाई, बाएं मुड़ेगी तो वो इधर मुड़ेगी और 15 मीटर चलेगी, ये लो 15 मीटर चला दिया। और अंत में बाएं मुड़ती है और 15 चलती है, तो 25 और 15 कितने होते हैं भी, एकदम 40 होता है भी, तो इसके सीधे में आ जाएगा यहाँ पे। और 15 मीटर चलती है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पर है, आरंभिक ये है और इसके पूर्व की ओर, तो ये पूरा 40 है और यहाँ पे ये कितना है भी 15 है, तो 40 और 15 कितने होते हैं 45, तो यहाँ पे 45 मीटर पूर्व की ओर है, 45 मीटर पूर्व की ओर है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 42 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं हैं, जिसमें से 50 विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी, 25 और 40 और 70 विद्यार्थी है। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है वो आपको 20%, 25, 20, 10 और 30% बता रखा है। तो केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 50 का 20% निकाल लो भी, 50 का 20% निकालोगे तो किस प्रकार से निकालोगे भी, तो 50 का 20% अपॉन में 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी है वो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार से 60 का 25% निकाल लो, तो 60 का 25% निकालोगे तो यहाँ पे 100 लगेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 15 चौका 60, तो यहाँ पे 15 विद्यार्थी पास हो गए। और उसके बाद में 25 विद्यार्थी थे अगली कक्षा में और उसमें 20 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो इसका 20% निकाल लो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 5 चौका 20, तो यहाँ पे 5 विद्यार्थी पास हुए हैं। 25 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, उसमें से 10 विद्यार्थी है वो पास हुए हैं, तो इसका मतलब अब 4 विद्यार्थी यहाँ पे पास हुए हैं। और 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा के अंदर है वो 30% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो इसका मतलब 7 या 21, तो यहाँ पे 21 विद्यार्थी पास हो गए। अब टोटल को जोड़ लो भी, तो 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15, उसके बाद में 1 2 3 4 और 1 5, तो 55 आ गया। अब 55 विद्यार्थी आ गए, 55 विद्यार्थी वो पास होने वाले हैं। अब टोटल क्लास कितनी है, औसत निकालना आपको, तो 55 के ऊपर है वो आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 11 5 55, तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा समूह है ये, तो ये आपका 8 नंबर समूह है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 नंबर समूह है और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो पहला 8 नंबर समूह है के अंदर है वो चौथा आवर्त की पहली श्रेणी में, चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, तो आपका कॉपर है वो मौजूद नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी भी, मोजले की आवर्त सारणी से काम चलने वाला नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर है वो कोबाल्ट, फेरिक और निकल, ये है वो आपके 4 नंबर जो आपका आवर्त है उसमें प्रथम श्रेणी के अंदर आते हैं, और ग्रुप नंबर आपके 18 ग्रुप नंबर है वो 8 के अंदर आते हैं। ये ग्रुप नंबर 8 में आएंगे, और ये कौन सी श्रेणी में आएगा, ये पहली श्रेणी में आएगा, पहली श्रेणी के अंदर आते हैं ये, और 4 नंबर आवर्त के अंदर। लेकिन आपका जो कॉपर है वो दूसरी श्रेणी में आएगा भी, दूसरी श्रेणी में आएगा, और ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, कॉपर है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी के 4 नंबर आवर्त में आएगा, लेकिन ये 1 नंबर ग्रुप में आएगा भी, ये 1 नंबर ग्रुप के अंदर आएगा, ये 8 नंबर ग्रुप में नहीं आता, ये 1 नंबर ग्रुप में और दूसरी श्रेणी के अंदर और 4 नंबर आवर्त में आता है, ठीक है। और ये आपके हैं वो 8 नंबर ग्रुप में आते हैं, पहली श्रेणी में आते हैं, और 4 नंबर आपके आवर्त के अंदर आते हैं, कोबाल्ट, फेरिक और निकल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य
सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य है वो कितने का अंतर होता है। तो कोई भी श्रेणी उठा लो आप, चाहे एल्केन उठा लो, एल्कीन या फिर एल्काइन, कोई भी उठा लो, उसके अंदर है वो आपका अंतर है वो CH2 ही दिखाई देगा। जैसे देख लो CH4 है, ये क्या होता है मेथेन, और मेथेन के बाद में क्या होता है एथेन आता है, तो C2H6, और उसके बाद में प्रोपेन आता है C3H8, उसके बाद में प्रोपेन के बाद में ब्यूटेन आता है C4H10। तो इन सभी के बीच में अंतर देख लो भी, यहाँ पे कार्बन 1 और यहाँ पे कार्बन 2 है, तो कार्बन कितना आ गया, एक का अंतर है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में 2 हाइड्रोजन का अंतर है। अब इनके बीच में देख लो तो यहाँ पे भी 1 कार्बन का अंतर है, और इसमें 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में भी क्या है 2 हाइड्रोजन का अंतर। तो प्रत्येक कंडीशन में, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, प्रत्येक कंडीशन के अंदर है सजातीय श्रेणी होनी चाहिए, CH2 का ही अंतर होगा। अब कई बार है वो इसमें आणविक फॉर्मूला यानी आणविक द्रव्यमान का भी अंतर पूछ लेता है, भी कितने आणविक द्रव्यमान का अंतर है। तो कार्बन है वो कितने नंबर पे आता है, कार्बन है वो आपका 6 नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक। अब इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, द्रव्यमान 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 और जोड़ दो, तो कार्बन का 12 द्रव्यमान है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया, तो उसके बाद में टोटल कितना हो गया, तो 14 आणविक द्रव्यमान का अंतर होता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान का पूछे तो 14 का है, और कौन से का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुण ध्रुवों की पहचान आपको करनी है। तो इसके अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो बंद पास होती है, बिल्कुल सही बात है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। भी बाहर तो चुंबक से बाहर है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है भी, और ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, बिल्कुल गलत बात है, भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। उसके बाद में डी देखो भी, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संगन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रबलता अधिक होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर चुंबक के नजदीक में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो संगन होती है, और उसमें क्या होती है चुंबक तो है वो प्रबल होता है यानी मजबूत होता है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी घटती जाती है, जिसके कारण उसकी जो प्रबलता है वो क्या है कमजोर हो जाती है। तो ये डी है वो बिल्कुल सही बात है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। भी आपने EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, EMF जिसे अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और चुंबकीय क्षेत्र जो आपकी रेखाएं हैं इसके अंदर अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की, और विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद में हमने क्या है उसके अंदर है वो विद्युत धारा की परिमाण को क्या कर दिया, हमने कम ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया। विद्युत धारा हमने ज्यादा की, उसके बाद में कम की, तो उससे क्या होता है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसमें एक क्या है विद्युत यानी विद्युत वाहक बल या फिर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण है वो विद्युत है वो जनरेट होती है। तो ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, तो ये बात गलत है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ए बी और डी है वो बिल्कुल सही है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1144 है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास आपको बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 बटा नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 1144। अब आपको तो आर का मान चाहिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर है वो मान रख दो भी, यहाँ पे पाई का मान रखोगे 4 और पाई का मान होता है 22 और ये 7 है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसमें है वो कट करो इसको, तो कट करोगे तो ये किससे चला जाएगा, अभी 11 से चला जाएगा, 22 से कम 22 पांजे कितने होते हैं अभी, 22 पांजा 110 होता है, बस क्या कितना 4 44, 22 2 44, फिर 13 से काटो, 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो 13 7 91, तो आर के स्क्वायर आपके पास में कितना आ गया 91 आ गई। अब आपको तो आर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √91 आ गया।
अब ये तो आपके पास में क्या है, त्रिज्या है। अब आपको तो व्यास चाहिए, व्यास चाहिए तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो क्योंकि व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो यहाँ पे 2√91 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 48 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहती है। तो पहले मैं अंक लिख लेता हूँ, 56, 13, 74 और 28 है। उसके बाद में अब इसको आरोही क्रम में सेट करना है, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद में 4 आएगा, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 8। तो यहाँ पे एक ही ऐसा अक्षर है 8 जिसका जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें है वो 2.6 के ऊपर बार है अभी, तो एक बार पॉइंट से पहले वाली संख्या है उसको चेंज नहीं करना है, पॉइंट पहले वाली संख्या है, पॉइंट से पहले वाली उसका जो को त्यों रखो। 6 है और उसके ऊपर बार है तो बार हटा दो और 9 लगा दो नीचे। अब यहाँ पे 9 2 18 और 18 और 6 कितने होते हैं, 18 और 6 24, 24 अपन में 9। अब इसको काट दो 3 से, 3 8 24 और 3 3 9, तो 8/3 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय की और उसी मार्ग से वह 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए वापस लौटा। यदि इस 2 तरफा यात्रा में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो 4 घंटे 30 मिनट की इस यात्रा में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। भी वो गया और उसके बाद में आया, इसका मतलब क्या है, जाने में और आने में उसके पास में दूरी क्या थी, सेम थी। तो मैंने मान लिया भी जाने में उसके पास में x किलोमीटर थी, तो वो किस हिसाब से गया था, 40 किलोमीटर पर हिसाब से गया था। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, और दूसरी कंडीशन में उसके पास में दूरी x ही है और चाल क्या है, 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है। और टोटल समय कितना लग गया, ये पहली जाने में लगा समय है और ये आने में लगा समय है, और वो समय आपके पास में क्या है, 4.5 घंटे है। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा 4 2 8 और 1 9/2 लिखूंगा अभी, यानी 4 और 30 मिनट को 1/2 लिखूंगा, तो 4 2 8 और 1 9/2 लिख दूंगा इसको। तो यहाँ पे आपके पास में एलसीएम इसका 40 आ गया, ये बच गया आपके पास में x, प्लस में ये आपके पास में बचेगा 8x, और बराबर में ये 40 यहाँ पे गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो यहाँ पे ये भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा अभी 9, ये हो जाएगा 9/2 और ये यहाँ पे गुणा में आ जाएगा अभी, इधर भाग में था ये 2 एकम 2 और 20 2 40, तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 और 1 9x बराबर में आपके पास में 9 2 18, तो 180। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया आपके पास में 20 आ गया। x आपने माना क्या था, तो x आपने है वो जाने में दूरी मानी थी और आने में दूरी, तो यहाँ पे टोटल दूरी पूछी है, तो गया वो x और आया x, तो टोटल दूरी 2x चलाइए, तो 20 2 40, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी, जाने में 20 किलोमीटर और आने में भी 20 किलोमीटर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 51 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। तो डिवाइडर रूल लगा दो भी 4 का, तो अगर कोई संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट है वो आपके 4 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन है। क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो पादप क्या होते हैं भी, 100 पोषी होते हैं, वो भोजन अपना खुद बनाते हैं, और 100 पोषी होते हैं वो भोजन है वो अपना किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में करते हैं। अब 3 दिन तक उसको अंधेरे कमरे में रखा गया, तो इसका मतलब उसको सूर्य नहीं मिला, तो उसने क्या किया, अब भोजन नहीं बना पाया, तो वो अपना जो स्टोरेज क्षमता है उसमें जो स्टार्च है उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा, क्योंकि वो इसी कंडीशन में, यानी अगर सूर्य नहीं निकलता है तो अपना जो स्टोरेज किया हुआ भोजन है वो क्या कर लेता है, खा लेता है। तो यहाँ पे पादप के स्टार्च साधन एकदम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, भी आपको याद होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती है, बंद वक्र होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी एक बंद वक्र कैसे होती है, जैसे देखो यहाँ पे अब ये एक चुंबक है,
अब इसमें ये तो आपका क्या हो गया नॉर्थ, और ये आपका क्या हो गया साउथ हो गया। अब बाहर से जाएगी ये ना, तो ये नॉर्थ से और साउथ जाएगी, और अंदर जाएगी ना ये साउथ से नॉर्थ जाएगी, तो ये एक बंद लूप बनाएगा नहीं, इस प्रकार से ये एक बंद लूप होता है। अब दूसरी जाएगी वो इस प्रकार से जाएगी, दूसरी है वो इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, और तीसरी है वो इस प्रकार से जाएगी। इस प्रकार से ये कभी न तो आपस में काटेगी, और ये एक प्रकार से बंद लूप बनाएगी, एक प्रकार से बंद वक्र बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको 6 सदस्य दे रखे हैं, और जो कि एक रेस्तरां में वर्ताकार मेज के ऊपर बैठकर भोजन कर रहे हैं भी, और या फिर बतला रहे हैं भी, आपस में बातें कर रहे हैं। 6 कैंडिडेट है तो 6 सीट बना लो, 4, 5 और 6। अब इसने बोला है यू एस के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो एस ये रहा, और एस का बायां ठीक बगल में यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। वी क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। यू के ठीक बगल में बैठा है, और यू के ठीक बगल में बैठा। अब यू के ठीक बगल में कौन बैठा है अभी, और किसके लिए है, पहले वाले के लिए है। इसका मतलब वी है वो यू के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे वी के ठीक बगल में हो जाएगा। अब वी है वो क्यू के बाईं और तीसरा है, तो क्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा ना, तो पहला, दूसरा और तीसरा है वो आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब इसने बोला आर है वो एस के दाएं और दूसरा स्थान पर है, तो एस का दाएं ये होगा पहला, और दूसरा आर यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में है वो आपका टी है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यू के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, तो यू के बायां, यू ये रहा और बायां ये होगा, तो पहला और दूसरा टी आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 55 नंबर क्वेश्चन है वो आपका करंट अफेयर का है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नियम लागू हो रहा है। 1.6 से 2.5 हुआ, तो इसका मतलब इसने कितना बढ़ा दिया अभी, तो इसका मतलब इसने आपका 1.6 से 2.5 हुआ, तो 2.5 से आप क्या कर दो, 1.6 माइनस कर दो अभी। तो यहाँ पे इसने इधर से 80 लेंगे, 15 में से 6 जाएगा तो 0.9, 15 में से 6 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे 0.9 इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 0.9 बढ़ाया है, उसके बाद में कितना बढ़ाया है, 3.6 से 2.5 माइनस करो भी, तो ये हो जाएगा 1.1, तो यहाँ पे इसने 1.1 बढ़ा दिया। उसके बाद में 8.1 से 6.4 माइनस करो, तो ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा, तो ये आपके पास में 7 बचेगा, और उसके बाद में ये 1.7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.7 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी, अब यहाँ पे 9 से 11 कर दिया, तो 9 से 11 कर दिया, तो इसका मतलब 0.2 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे भी 0.2 बढ़ाएगा, ये 0.2 बढ़ाएगा, तो 1.1 में 0.2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा अभी, 1.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.3 का अंतर होगा, 3.6 के अंदर है वो 1.3 ऐड कर दो भी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और यहाँ पे 3 और 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.3, यहाँ पे 4.9 आ जाएगा। तो इसके बीच में कितने का अंतर है, तो इसके बीच में 1.3 का अंतर है। अब आपका 0.2 का अंतर फिर होगा, 0.2 का अंतर फिर होगा, तो यहाँ पे फिर बीच में कितने का अंतर आना चाहिए, तो ये 1.5 का अंतर आना चाहिए। अब फिर 0.2 का अंतर फिर होना चाहिए, तो 1.5 और 1.7 के बीच में देख लो कितने का अंतर है, तो 1.5 और 1.7 के बीच में 0.2 का अंतर है। प्रत्येक यानी अंतर का अंतर है वो सेम चल रहा है 0.2 का, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया है कुछ पशु पौधे हैं, तो कुछ आपके पशु हैं वो क्या है, पौधे हैं, तो ये पी ओ से पौधे हो जाएगा अभी, पी से पशु और पी ओ से पौधे। और उसके बाद में कुछ पौधे हैं वो क्या है, पक्षी हैं, कुछ आपके जो पौधे हैं वो क्या है, पक्षी हैं, पी आई से पक्षी बन जाएगा। उसके बाद में कोई भी बतख है वो पशु नहीं है, कोई भी जो आपकी बतख है, बी से बतख है वो पशु नहीं है, तो आपका पी से पशु है, ये बतख वाले में नहीं जा सकता भी। उसके बाद में यहाँ पे देखो भी निष्कर्ष क्या है, तो कुछ बतख पक्षी है क्या, तो कुछ बतख है वो पक्षी हो सकते हैं क्या, तो पक्षी नहीं हो सकते, यानी एक ये डायग्राम है इसके अंदर तो नहीं हो सकते। दूसरा जो आपका डायग्राम बनेगा ना वो इस प्रकार से बनेगा, वो आपका पी ओ से पौधा और पी आई से पक्षी, और उसके बाद में आपका बतख वाला है वो पशु वाले में नहीं जा सकता, तो ये इस प्रकार से तो बन सकता है भी, इस प्रकार से तो आपका बतख वाला बन सकता है। तो इसके अंदर क्या है, दोनों डायग्राम के अंदर है वो आपका जो निष्कर्ष है वो सही होना चाहिए, तो ही सही माना जाएगा। तो यहाँ पे एक के अंदर ही सही है ये, तो दूसरे के अंदर गलत है, तो इसको गलत ही माना जाएगा। अब इसने देखो भाई यहाँ पे बोला है भी कोई पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी है वो पशु नहीं है, तो ये आपके पक्षी हैं,
तो और ये आपका क्या है, पशु है भी, तो पक्षी वाला है वो पशु के अंदर जा सकता है भी, पक्षी वाला है वो पशु के अंदर है वो जा सकता है। तो इस डायग्राम के अंदर तो वो नहीं गया, लेकिन इस डायग्राम के अंदर भी तो जा सकता है। इस प्रकार से अगर मैं बनाऊं इसको, इस प्रकार से तो जा सकता है, ये तो जा सकता है भी, तो ये गलत है भी। उसके बाद में कुछ पशु है वो पक्षी है, इसने बोला भी कुछ पशु, जो आपके कुछ पशु है वो पक्षी है क्या, तो कुछ पशु इस डायग्राम के अंदर तो नहीं आ रहा भी, इस डायग्राम के अंदर तो पक्षी है, पशु और पक्षी दोनों अलग अलग है भी, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पे ये गलत है। यानी कुछ पशु पक्षी है, और इसने बोला है भी आपके जो कुछ पशु है, ये जो पशु है पी से पशु है और पी आई से पक्षी है, तो ये इस डायग्राम के अंदर तो नहीं जा रहा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो तीनों के तीनों है वो निष्कर्ष गलत है भी, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करा, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने यहाँ पे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है भी निम्न में से कौन सी संस्थान या फिर निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो आपका हो जाएगा तहसील परिषद। कौन सा हो जाएगा भाई, तहसील परिषद हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। निम्न में से कौन सी संस्थान निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो तहसील परिषद है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 60 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपका त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बनाओ भी आप, इस प्रकार से हमने ABC त्रिभुज बना लिया। अब इसके अंदर है वो ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है, और इसके अंदर DC है वो BC के समांतर है, DC है वो आपका BC के समांतर है, तो ये लो D, और ये आपका DE है वो BC के समांतर है भी, DE है वो BC के समांतर है, जहां D है वो AB पर बिंदु स्थित है और E है वो AC के ऊपर स्थित है। अब इसने बोला है भी A और D का और AD और DB का जो अनुपात है वो 2:5 के रूप में है, ये 2:5 के रूप में है, तो ये भी 2:5 के रूप में ही होगा भी, क्योंकि ये पैरेलल है भी, DE और BC है वो क्या है, पैरेलल है। उसके बाद में इसने AC का मान है, ये पूरे का मान है वो कितना दे रखा है, इस पूरे का मान है वो 8.4 दे रखा है भी, 8.4 दे रखा है, तो आपको AE यानी इसका मान बताना है। तो हमारे अनुसार है वो 7 बराबर कितना दे दिया, यानी टोटल लेंथ ये 2 है ऊपर वाली, ये अनुपात कितना 2 है और ये नीचे वाला 5 है, तो टोटल लेंथ हमारे पास 7 होगी, 5 और 2 7, लेकिन उसने दे रखा है 8.4, तो एक का मान कितना आ जाएगा 12 7 84, तो 1.2 आ गया एक का मान। तो यहाँ पे आपको 2 का मान चाहिए, क्योंकि AE का मान चाहिए तो 2 का मान चाहिए, तो 2 से गुणा करोगे तो 2.4 आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी विद्युत बल्ब का फिलामेंट है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो वो आपका टंगस्टन का बना होता है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। यदि अभी 1:20 PM हो रहे हैं, यानी 1:20 हो रहे हैं, तो अब से 58 मिनट बाद कितना बजेगा, तो अब से 58 मिनट बाद आपको बताना है कितना बजेगा। तो मैं डायरेक्ट 1 घंटे आगे बढ़ा देता हूँ घड़ी को, यानी 1:20 अभी हुए हैं, तो 1 घंटे बाद में कितना होगा अभी 2:20 होगा, 2:20 होगा। अब इससे 2 मिनट वापस कर दो भी, क्योंकि मैंने 60 मिनट बढ़ाया है, अब 58 मिनट ही आपको बढ़ाना है, तो 2 माइनस करोगे तो 2:18 हो जाएंगे, 2:18, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 63 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है अभी NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के घोले जाने पर मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, और क्या बन जाएगा जल बन जाएगा H2O, जल बन जाएगा आपका। अब इसके अंदर है वो संतुलित अभिक्रिया बतानी है, तो इसको संतुलित कर लो भी। तो यहाँ पे सोडियम कितने हैं 1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो भी 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है और आपका 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 से गुणा करने पे 2 हो गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये आपकी अभिक्रिया है वो क्या संतुलित है, और इस जैसी अभिक्रिया वो 4 नंबर ऑप्शन में है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 64 नंबर क्वेश्चन।
अब इसके अंदर है वो आपको इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का 2 है और सबसे ऊपर वाले का 6 दे रखा है। तो ए है वो मंजिल क्रमांक 5 पे रहता है। ए है वो कौन सी मंजिल पे रहता है? 5 नंबर पे रहता है। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। तो ये 4 है, ये 3 है और सी है वो कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद में इसने बोला है न तो डी और न ही बी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे है, न तो डी आएगा सबसे ऊपर और न ही बी आएगा सबसे ऊपर। और उसके बाद में इसने बोला है ई है वो सी के ठीक नीचे रहता है, ई है वो सी के ठीक नीचे रहता है, तो ई है वो 1 पे रहता है भी, और बी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पे नहीं रहता है, तो बी है वो यहाँ पे आ जाएगा फिर 3 नंबर पे, और सी है आपका जो डी है वो 4 नंबर पे आ जाएगा, और 6 नंबर पे फिर कौन आएगा भी? 6 नंबर पे है वो आपका एफ आ जाएगा 6 नंबर पे। अब इसने पूछा क्या है, तो मंजिल क्रमांक 3 पे कौन रहता है? तो 3 के ऊपर है वो आपका बी रहता है, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है भी ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो ये है भी यह यीशु मसीह के मर्तोत्थान का मतलब होता है फिर से जी उठने का प्रतीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर अब आपको बताना है भी मान लीजिए यदि रघु है वो एफ फोकस दूरी, मान लीजिए भी रघु है वो फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियां u पर एक वस्तु रखता है और उसकी संगत प्रतिबिंब दूरी है वो v को मापता है, तो ऐसे प्रयोग से रघु ने u और 1/, आवर्धन यानी u और 1/m के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचोगे तो वो ग्राफ उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ग्राफ आएगा वो आपका क्या आएगा? एक सीधी रेखा में आएगा। ग्राफ है वो आपका एक सीधी रेखा में होगा जिसकी प्रवणता का मतलब होता है ढाल। प्रवणता का मतलब क्या होता है? ढाल। जिसकी प्रवणता यानी जिसका ढाल है वो +f है, और x अंतःखंड -1 होगा और y अंतःखंड है वो क्या होगा? आपका +f होगा। तो आपका इसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पहले इसका ऑफ वाला है ना, ये इसको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे बोर्डमास के नियम से पहले ऑफ को सोल्व करोगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो 3 5 15 और उसके बाद में 3 चौके 12 और 1 13, तो 135 हो गया। 135 में 5 का डिवाइड कर दो, 3 5 15, 1 3 चौके 12 और 1 15, तो इसका 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 और 5 7 35, तो 37 आ गया। अब 37 को क्या करोगे आप? 37 को अब 31 में से माइनस करोगे। 37 को क्योंकि मजला ब्रैकेट है इसके बीच में, तो माइनस का आपके पास में क्या आएगा? 6 आएगा। माइनस का 6 आएगा और माइनस का 6 को आप क्या करोगे? अब मजला ब्रैकेट बाहर करोगे तो यहाँ पे माइनस का 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे माइनस का 6 का 4 के साथ में क्या करोगे? माइनस का 6 है और उसका 4 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? अभी 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 1 मिनट के लिए भी। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे 1 मिनट ओ है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे ये गुणा का निशान है भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 45 इंटू आपके पास में कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पे क्या है? इंटू का निशान आ गया। अब ये नीचे आ जाएगा आपका 5, तो 5 से कम 5, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी? ये आपके पास में है वो 45 आ जाएगा। 15 और 45 आएगा तो ये 3 बार चला जाएगा अभी। ये आपका कितना बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। 5 से कम 5 और 5 से काटोगे तो 9 बार चला जाएगा ये। फिर 9 × 27 हो जाएगा, 27 आ जाएगा आपके पास में। फिर 31 में से 27 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा? 31 में से 27 जाएगा तो आपके पास में 4 बचेगा, और 4 का फिर 4 के साथ में गुणा करवा दो तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 है वो आप 65 में से ऐड कर दो भी। 16 65 में ऐड करोगे तो ये आपके पास में 5 और 1 6, 5 और 6 11, और उसके बाद 6 7 और 1 8, तो 81 हो जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे कैसे किया मैंने? यहाँ पे गुणा का निशान लगाया, 45 × 3 यानी गुणा का निशान लगाया, और गुणा का निशान लगाते ही ये 5 है वो भाग के अंदर, तो पहले भाग 16 होगा भी। पहले क्या होगा? आपका भाग 16 होगा, तो भाग 16 कर लो। 5 से कम 5 और 5 45, 9 27। अब माइनस का 27 है और 31 प्लस का है, तो ये आपका यहाँ पे 4 बचेगा प्लस का, और फिर 4 के साथ में गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 68 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी निम्न में से कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली भारत की दूसरी दूरसंचार कंपनी बनी है, तो वो आपका हो जाएगा एयरटेल। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलता हूँ 70 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 70 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी सभी पेड़ है वो पौधे हैं, सारे के सारे आपके जो ट्री हैं, सारे के सारे है वो ट्री है वो किस में आ जाएंगे, तो सारे के सारे ट्री हैं वो आपके, अब इसमें थोड़ा सा ट्री को बड़ा बना लेते हैं अभी, ठीक है, सारी गपलाबाजी होगी वो ट्री के अंदर ही होगी। तो सारे के सारे जो आपके ट्री हैं वो किस में आ जाएंगे, पेड़ में आ जाएंगे, सॉरी पौधे में आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे हैं वो पौधे में आ जाएंगे। अब इसने बोला है भी सभी पत्ते हैं वो क्या है, पेड़ है, तो सारा का सारा जो पत्ता है वो किस में आ जाएगा, पेड़ में आ जाएगा। तो ये लो आपका सारे के सारे पत्ते हैं वो पेड़ में आ जाएंगे यानी ट्री में आ जाएंगे, तो ये पत्ते आ गए। और उसके बाद में सारे के सारे सभी जो हरे हैं वो पत्ते हैं, तो सारे के सारे जो आपके हरे हैं वो किस में आ जाएंगे, तो वो आपके पत्ते में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से निष्कर्ष क्या है, तो सभी पौधे हरे हैं क्या, सारे के सारे जो आपके पौधे हैं वो हरे क्या है, नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अब इसने बोला भी सभी पेड़ पत्ते हैं क्या, तो सारे के सारे जो आपके पेड़ हैं जो आपके ट्री हैं वो पत्ते के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो कुछ पौधे हैं वो पत्ते हैं क्या, तो कुछ आपके जो पौधे हैं वो पत्ते के अंदर आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ये तीसरा है वो बिल्कुल सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, केवल निष्कर्ष तीसरा पालन कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया है भी सभी बिल्डिंग सीमेंट है, सारे के सारे जो आपकी बी से बिल्डिंग है वो सी से सीमेंट बन जाएगी, और सभी सीमेंट है वो पी से पाउडर बन जाएगा, और सभी पाउडर है वो क्या बन जाएगा, डिटर्जेंट बन जाएगा। तो ये लो डी से डिटर्जेंट हो गया। अब इसने निष्कर्ष बोला है भी सभी पाउडर बिल्डिंग है क्या, सारे के सारे जो आपके पी से पाउडर हैं वो बिल्डिंग के अंतर्गत आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत करो। और कुछ डिटर्जेंट है वो सीमेंट है क्या, तो डी से डिटर्जेंट ये सीमेंट के अंदर आ रहा है क्या, कुछ भाग आ रहा है, तो ये यहाँ पे दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 72 नंबर क्वेश्चन। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसका आधार संगत ऊंचाई से 2 गुने के बराबर दे रखा है, तो त्रिभुज की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब आपको पता है भी एक त्रिभुज का आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू एच हाइट, ये होता है। अब देखो भी इसके अंदर अब मैंने इसको उसकी आधार है वो संगत ऊंचाई के 2 गुने के बराबर है, तो ऊंचाई मैंने मान ली x है, तो उसका जो आधार होगा वो 2 गुने के बराबर होगा, तो 2x हो जाएगा भी। और यहाँ पे 1/2 अब आपके पास में 2x इंटू एक्स है, और बराबर ये कितना है, इसका मान 81 है अभी, तो 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, ये आपके पास में 81 x की स्क्वायर बराबर 81 बन गया, तो x बराबर कितना बन जाएगा, 9। तो x का मान 9 आ गया। तो इसने पूछा है भी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो त्रिभुज की ऊंचाई आपने माना क्या, x, तो x का मान 9 आ गया, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वह द्विघात समीकरण कौन है जिसके मूल है वो m और n है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। फॉर्मूला क्या है, तो ये है x की स्क्वायर माइनस का m यानी दोनों मूलों का योग n, दोनों मूलों का योग, तो यहाँ पे दोनों मूलों का योग करोगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस में बीटा, और इसके गुणा में x आएगा, और माइनस में प्लस में आएगा, सॉरी प्लस में अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा और बीटा का यहाँ पे गुणा आएगा, अल्फा डॉट बीटा, ये होता है भी। अब x की स्क्वायर तो आपके पास में है ही, और उसके बाद में इन दोनों का योग करना है, तो माइनस यहाँ पे m प्लस में n हो जाएगा, और इसके गुणा में क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, और फिर आपको क्या करना है प्लस और अल्फा और बीटा का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा m इंटू n। तो यहाँ पे ये आपकी क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण हो जाएगी, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम सही आपका उत्तर का डिसीजन ले रहा है ये। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी अरुण ने 1710 रुपये में 38 kg चावल खरीदे, ठीक है, उन्होंने 8 kg के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा गया। अब आपको बताना 5 kg चावल का विक्रय मूल्य कितना है। ये कल वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था इस लेवल का, इस प्रकार का। अब यहाँ पे देखो भी मैंने मान लिया भी 1 kg चावल का आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है, ये मैंने माना है,
ठीक है। 1 kg चावल का सेलिंग प्राइस यानी 1 kg चावल का विक्रय मूल्य वो 1 रुपये है। तो 8 kg चावल यानी 38 kg चावल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 38 kg चावल का विक्रय मूल्य 38 रुपये होगा। अब इसने बोला है भी अब 38 kg चावल जब वो बेचता है ना तो उसे 8 kg चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका लाभ कितना हो गया? 8 रुपये का हो गया। अब 8 रुपये का लाभ हो गया तो यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? फिर कॉस्ट प्राइस 38 में से 8 माइनस कर दो यानी 30 रुपये। अब यहाँ पे देखो भी उसका कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है और उसका यहाँ पे सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 38 रुपये है, तभी तो उसको 8 रुपये का लाभ होगा। अब हमारे अनुसार तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 30 रुपये है, लेकिन वो कितना बता रहा है अभी? यहाँ पे हमारे अनुसार है वो उसका लाभ देख लो अब कितना हो रहा है। अब उसका लाभ है वो आपके पास में 8 रुपये का लाभ हो रहा है और कितने के ऊपर हो रहा है? 30 रुपये के ऊपर हो रहा है और इनटू आप क्या कर दो? 5 कर दो भी। इससे इस प्रकार से तो नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रत्येक केजी यानी 5 केजी का विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे केजी का विक्रय मूल्य निकाल लो भी। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 1710 रुपये में 38 केजी चावल खरीदता है वो। 1710 रुपये में 38 केजी चावल खरीदता है। तो 1 केजी चावल का मूल्य कितना आ गया? 1 केजी चावल का मूल्य है वो 1710 रुपये अपॉन में 38 आ गया। ये 1 केजी चावल का क्रय मूल्य है, लेकिन हमारे अनुसार तो क्रय मूल्य 30 रुपये आया है। तो 30 रुपये बराबर ये आ गया। 30 रुपये बराबर हमारे अनुसार तो 30 रुपये है, लेकिन वहां पे कितना आ रहा है? परसेंट में ये इसने दे रखा है 1710 अपॉन में 38 दे रखा है भी। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 1 का मान आपके पास में कितना आ गया? 30 आ गया। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है? आपको मान है वो किसका ज्ञात करना है? 1 का ही मान ज्ञात करना है। 1 का ही मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अब इसके अंदर देखो भी हमारे अनुसार तो जो आपका सीपी यानी जो आपका क्रय मूल्य निकल के आया है 38 केजी चावल का वो 30 रुपये निकल के आया है, लेकिन परसेंट में दे रखा है 1710। तो 30 बराबर है वो 1710 रख दो भी, 1710 रख दो। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 15 बच गया 2, 21 3 7 21। तो यहाँ पे 1 का मान आपके पास में कितना आ गया? 1 का मान 57 आ गया। और आपने एक माना क्या है? आपने एक है वो प्रत्येक केजी का विक्रय मूल्य माना है भी। आपने एक तो क्या मान रखा है? यहाँ पे देखो भी 1 केजी का एसपी यानी सेलिंग प्राइस है वो आपने 1 रुपये मान रखा है। तो हमारे अनुसार 1 का मान 57 आ गया। तो 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा? हमारे अनुसार तो 5 ही रुपये होगा। तो यहाँ पे 5 से गुणा करवा दो फिर 57 को। तो 5 7 35, 3 और 5 5 25 और 3 कितने हो जाते हैं? 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 285 रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर हो जाएगा। दोबारा से समझो भी, मैंने है वो प्रत्येक केजी का यानी 1 केजी का विक्रय मूल्य मैंने 1 रुपये मान लिया भी। 1 केजी का 1 रुपये है। तो 8 केजी विक्रय मूल्य यानी 38 केजी चावल है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 38 रुपये हो जाएगा। अब 8 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसका मतलब 8 रुपये का लाभ हो गया। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा फिर? यानी 38 रुपये इसका विक्रय मूल्य था, 8 रुपये का लाभ हो गया तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 30 रुपये हो जाएगा। तो हमारे अनुसार तो उसका 38 केजी चावल का 30 रुपये क्रय मूल्य है, लेकिन परसेंट में दे रखा है 1710। तो 30 बराबर 1710, 1 बराबर आपका मान आ जाएगा 57। और आपने एक माना क्या है? आपने एक विक्रय मूल्य माना है प्रत्येक केजी का। तो 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो हमारे अनुसार 5 केजी चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपये होगा। तो 5 को 57 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 285 आ जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है 75 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको सोल्व करना है। पहले जो भाग वाली कंडीशन है ना उसको सोल्व कर लो। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा अभी। और उसके बाद में इसको सोल्व करोगे पहले ब्रैकेट वाले को, तो ये 4 तिया 12, ये 12 आ जाएगा और 12 बाहर निकलेगा तो 12 एकम 12 और 12 सिक्का 72, तो ये 6 के रूप में आ जाएगा। और कोई है क्या भाग वाला और नहीं है। 6 तिया 18 आ गया, ये 6 तिया 18 प्लस में और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे माइनस का 3 है और उसके बाद में ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 9 है भी। ये क्या है? माइनस का 9 है। तो यहाँ पे 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। 18 और 5 है वो 23 हो जाएंगे। तो इसको 23 करो भी, 23। और ये 5, ये 3 है वो माइनस का है और 9 भी माइनस का है। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद में प्लस का यहाँ पे 6 है और उसके बाद में क्या है अपने पास है? 42 है। अब यहाँ से माइनस करोगे तो ये 23 में से 12 माइनस करो भी, 11 बचेगा। और 11 में आप 42 जोड़ दो तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 11 में 42 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 और 53, और 53 में से 6 जोड़ोगे तो 59 हो जाएगा। 53 में से ये प्लस का 6 जोड़ोगे तो 59, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 76 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी कथन क्या है, रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचे। तो जो रेस्टोरेंट एक्स है उसने पिछले महीने में बर्गर की तुलना में अधिक पिज्जा बेचा है। तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, तो पिज्जा बर्गर से बेहतर होता है। इसके बारे में तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल ही नहीं रखा भी बेहतर होता है या फिर कम होता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये तो गलत हो गया। अब दूसरा देखो भी रेस्टोरेंट एक्स ने बर्गर की तुलना में पिज्जा खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, तभी पिज्जे है वो अधिक बेचे हैं। तो यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला है वो गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 77 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को है वो कैसे करेंगे, देखो हीरे का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 2.42 है। अब आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है भी, म्यू बराबर होता है सी अपॉन में वी। सी क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, सी होता है वायु में प्रकाश की चाल, और वी होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आपको म्यू दे रखा है, अपवर्तनांक आपको दे रखा है 2.42 है, 2.42 है, बराबर में सी वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पे v आपके पास में कितना है, आपने x मान रखा है तो x हो गया अभी। अब यहाँ पे x तो आपको ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है हीरे में, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो इसको x को मैं इधर लेके जाऊं और इस 2.42 को इधर लेके आऊं, तो मेरे पास में हो जाएगा x बराबर में क्या आ जाएगा 3 × 10⁸ और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में 2.42 आ जाएगा। अब 2.42 का 3 के अंदर है वो भाग देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हीरे में प्रकाश की चाल है वो 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है अभी, ये वायु के अंदर है, लेकिन आपको तो हीरे में पूछा है ना, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा अभी, इस फॉर्मूले से होगा। इट्स ओके। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 78 नंबर क्वेश्चन में आपको खुद को करना पड़ेगा ये, अब पहले गुणा करवा देना, उसके बाद में जोड़ देना भी ये, तो आपका लगभग निकटतम मान आपके पास में 720 के करीबन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वायु को अवतल लेंस के सामने कहां पर रखने पर छोटे प्रतिबिंब निर्मित होता है। वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखने पर कहां पर रखें कि छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखो भी वस्तु को अपन जो आपका वक्रता त्रिज्या होती है या फिर वक्रता केंद्र होता है उससे अगर अपन परे रखेंगे ना, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा ही बनेगा। जब वस्तु है वो वक्रता केंद्र पे आ जाती है तो वस्तु के समान ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु जब वक्रता केंद्र से परे यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो ही आपकी ऐसी दो ही कंडीशन होती है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, वक्रता केंद्र से परे आपको रखना पड़ेगा, या तो फिर आप अनंत पे रखो या फिर आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखो, तो अपन इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र से परे। आगे देखो भी 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको 7 को आपको यहाँ पे 40 दे रखा है और 9 को इसने 50 बनाया है भी, और उसके बाद में 12 को बताना है भी आगे क्या लिखिएगा, क्या रिलेशन है इसके बीच में। तो इसके अंदर है वो मैंने 5 से गुणा किया, इसको 7 को 5 से गुणा किया और 5 जोड़ दिया, 7 5 35 और 5 40। 9 को 5 से गुणा किया, 9 5 45 और प्लस 5 40 हो गया, और 12 को 5 से गुणा करूँगा, 12 5 60 और 5 65, तो यहाँ पे आपका 65 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 81 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला भी निम्न में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक है पिछले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। यानी अधिक से अधिक कितने ही स्वर आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अब चेंज कर रहा है वो पीछे वाले में, चेंज क्या कर रहा है पीछे वाले में, तो M है वो आपका L में चेंज हो जाएगा, A है वो आपका Z में चेंज हो जाएगा, और Y है वो आपका X में चेंज हो जाएगा तो इसमें नहीं आएगा, और J है वो आपका I में चेंज होगा तो इसमें आ जाएगा, और T है वो आपका S में होगा, E है वो आपका F में होगा, E है वो आपका D में हो जाएगा और इसके अंदर भी नहीं आएगा, और यहाँ पे F है वो आपका E में चेंज होगा तो इसके अंदर वो आपका स्वर आ जाएगा, और इसी प्रकार से आपका जो C है वो B में, A है वो आपका Z में, और N है वो आपका M में चेंज होगा तो इसमें भी नहीं आएगा। तो दो ही ऐसे शब्द है जिसके अंदर है वो कम से कम एक स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने, छोटे मांसाहारी
या फिर द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर आते हैं। कौन से स्तर के ऊपर आते हैं? अब देखो भी, सबसे पहले जो खाद्य श्रृंखला चलती है ना, वो कहां से चलती है? सबसे पहले स्वपोषी से चलती है। अब स्वपोषी कौन से होते हैं? जैसे घास है, जैसे क्या है घास, घास है वो क्या है? स्वपोषी है, यानी घास है वो अपने आप का पोषण खुद करती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाती है, तो वो क्या है? एक स्वपोषी है। अब खाद्य श्रृंखला यहां से चलेगी। अब ये क्या है? पहला स्तर है, ये क्या है? इसका पहला स्तर हो जाएगा, पहला स्तर है। ये उपभोक्ता नहीं है, उपभोक्ता होता है खरीदने वाला। तो ये घास है वो किसी से कुछ खरीदते नहीं है, घास अपना भोजन खुद बनाती है, तो ये क्या है? एक स्वपोषी है। अब ये स्वपोषी खाद्य श्रृंखला यहां से शुरू होगी। अब उपभोक्ता आएगा घास को खाने वाला, और घास को खाने वाला है वो अपना खरगोश आएगा। तो खरगोश है वो यहाँ पे क्या है? खरगोश है वो यहाँ पे पहला उपभोक्ता है। यहाँ पे लिखता हूं पहला उपभोक्ता। पहला उपभोक्ता कौन सा आ गया? आपका खरगोश आ गया। और ये स्तर कौन सा आ गया? ये स्तर आपका आ गया दूसरा। पहला स्तर आपका घास है, और दूसरा स्तर कौन सा आ गया? दूसरा स्तर आपका आ गया पहला उपभोक्ता। अब खरगोश को खाने वाला भी होगा कोई, खरगोश को कौन खाएगा? लोमड़ी, खरगोश को खा जाएगी लोमड़ी, तो ये आपका द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब लोमड़ी यहाँ पे क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है, लेकिन ये स्तर कौन सा है? तो ये तीसरा स्तर पे आता है, ये तीसरा स्तर है। तो चीजें समझ पाए कुछ? अब इसने यही बोला है भी आपका यहाँ पे छोटा मांसाहारी या फिर द्वितीय उपभोक्ता है वो कौन से स्तर के ऊपर आता है? तो पहले स्तर पे तो आपका घास आ जाता है, और दूसरे स्तर के ऊपर आपका खरगोश यानी घास को खाने वाला आता है, यानी पहला उपभोक्ता आता है, और दूसरा जो उपभोक्ता आता है वो तीसरे स्तर के ऊपर आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ पे तीसरे पोषी होते हैं वो, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, घास है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाता है, और फिर खरगोश है वो घास के ऊपर डिपेंड रहता है, लोमड़ी है वो खरगोश के ऊपर डिपेंड रहती है, और भालू है वो लोमड़ी के ऊपर डिपेंड रहता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। और 83 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला गया भी सीएनजी और एलपीजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, बिल्कुल गलत बात, नहीं पहुंचाई जा सकती। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी। एक तो कार्बन युक्त होता है और एक कार्बन कण होते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते। कार्बन कण का मतलब होता है भी इसके अंदर कार्बन कण पाए जाएंगे ना, तो वो ज्यादा प्रदूषक होगी। अब इसमें कार्बन कण नहीं पाए जाते, कार्बन आधारित होती है, ये कार्बन के ऊपर आधारित होती है, कार्बन के कण नहीं पाए जाते, इसीलिए सीएनजी और एलपीजी है वो स्वच्छ ईंधन है भी। ठीक है, तो यहाँ पे सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं पाए जाते हैं, और सीएनजी और एलपीजी कार्बन आधारित होती है, और ये क्या है? स्वच्छ ईंधन होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पाइपलाइन से घरों में नहीं पहुंचाई जाती, ये गलत है इसमें। आगे देखो, ये करंट अफेयर का है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक वैश्विक मानव मूत्र में, एक है वैश्विक मानव मूत्र में क्या होता है भी? तो 95% तो आपका जल होता है, और 2.5 यूरिया होती है, 2.5 आपका अन्य अपशिष्ट होता है, अन्य अपशिष्ट होता है। अब यहाँ पे देखो भी 100% होना चाहिए। अब आपको अगर पता नहीं है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखो, ये 85% आ गया, और यहाँ पे ये 2% और ये 2%, तो ये कितना हो गया? टोटल 89% ही हुआ है, तो ये गलत, टोटल 100 होना चाहिए। अब ये 85% आ गया, 2% यहाँ पे यूरिया और 2% यहाँ पे अमोनिया है, तो 95 और 4 कितने होते हैं? 99, तो ये फिर गलत हो गया। उसके बाद में देखो भी, यहाँ पे 85% आ गया, और ये 2.5 और ये 2.5, ये 5 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया? 90%, तो ये गलत। यहाँ पे 95% जल है, 2.5 यूरिया और 2.5 अन्य अपशिष्ट है, तो 95 और 5 100, तो टोटल 100 हो रहा है। तो इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें है वो एक निश्चित राशि है वो 8% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर गणनीय चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो आपको 20 दे रखा है। वह राशि आपको ज्ञात करनी है, और आपको 0.2 तक आपको क्या करना है? उत्तर का हल निकालना है। तो मेरा यहाँ पे सुजेशन पहला तो ये है भी, अगर आपको 3 या फिर 3 से बड़ी 3 वर्ष से अधिक अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज या फिर उसका अंतर निकालना दे, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं करोगे, आप है वो उस क्वेश्चन को नहीं करोगे। अब मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको। अब यहाँ पे देखना कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। 4 वर्ष का दे रखा है इसमें, और यहाँ पे आपको राशि माननी पड़ेगी, राशि मान करके और उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद में आपके पास में 4.93.96 ये आपका वो राशि निकल के आएगी। तो देखिएगा,
अब आपको राशि मानना है, राशि मानोगे तो कोई ऐसी राशि मानो कि पॉइंटों के अंदर न आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं राशि मान लेता हूँ भी 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा दिया मैंने, 2 4 6 8 और 10, 2 और लगा देते हैं भी अपने पास से, 2 इसमें और लगा देते हैं, ठीक है। ये राशि मैंने मान ली। अब 8% है, 8% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 8/100 आ गया। अब इसको काटा पीटी नहीं करना है आपको, ओनली फॉर 8/100 ही रखना है। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, ये तीसरे साल के लिए और ये चौथे साल के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले साल के लिए भी 8 कितना लगेगा, पहले साल के लिए थोड़ा सा इसको जजमेंट के हिसाब से करते हैं। ये पहले साल के लिए, ये आपका दूसरे साल के लिए और ये आपका तीसरे साल के लिए और ये आपका चौथे साल के लिए। अब यहाँ पे 8/100 लगेगा तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद में भी कितनी जीरो रहेगी, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और उसके बाद में यहाँ पे भी इस प्रकार से इसको सोल्व करना है भी। तो ये आपका डायरेक्ट यानी 8/100 ही रहेगा इसका, यानी पहली लाइन में आएगा ना वो आपका साधारण ब्याज आएगा, पहली लाइन में आएगा वो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। मैं इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ, देन उसके बाद में आपको समझा दूंगा अभी। अब ये इस प्रकार से मैंने इसको सोल्व किया है भी 8/100 8/100 8/100, पहली लाइन में, ये पहली लाइन में है, ये पहली लाइन में है और ये पहली लाइन में और ये पहली लाइन में, ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं तो जैसे ही दूसरे साल पे जाते हैं तो पिछले वाले ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो इसके ऊपर भी 8/10 लगेगा, तो ये इस प्रकार से 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे 6 जीरो लग जाएगी और उसके बाद में फिर अपन तीसरे साल पे जाते हैं तो दूसरे साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा और पहले साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। ये 64,000, यहाँ पे 64 आ गया, फिर 6 बिंदी आ गई और उसके बाद में अब इस 64 के ऊपर भी तीसरे साल में जा रहे हैं ना, अब इस 64 और 6 बिंदी के ऊपर भी आपको क्या है 8/100 देना पड़ेगा। तो 8/100 दोगे तो ये 512 और 4 बिंदी आ जाएगी। अब यहाँ पे अब ये 3 साल तक कवर हो गया आपका। अब 4 साल पे जाओगे ना तो 4 साल पे इस प्रकार से आएगा, ये पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज, दूसरे साल के ब्याज के ऊपर ब्याज, तीसरे साल के ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। देन उसके बाद में फिर क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी ये जो संख्याएं हैं, यानी ये संख्या है इसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर क्या है 8/100 लग रहा है और ये मैंने इस प्रकार से सोल्व कर दिया। अब इसका टोटल करोगे ना, यानी आपने ओनली फॉर क्या है आपको अंतर दे रखा है, जो दूसरी यानी पहली लाइन को छोड़ करके जो आया है, पहली लाइन को छोड़ करके जो आया है वो सारा का सारा क्या है अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। तो यहाँ पे ये अंतर मैंने निकाला कितना, 40 48 40 48 89 और 6 और 00 ये निकाला है। हमारे अनुसार तो अंतर इतना आया लेकिन वो दे रहा है इतना, तो यहाँ पे इसके बराबर 20 रख दे। अब 20 के अंदर है वो इसका भाग दे देना, 20 अपॉन में ये क्या करोगे आप, 20 अपॉन में 40 48। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जीरो ली है ना तभी आपका ये क्या है क्वेश्चन है वो इस प्रकार से थोड़ा सा क्या है टफ चला गया। अगर आप यहाँ पे इतने जीरो नहीं लेते तो आपका ये क्वेश्चन टफ नहीं जाता। अगर मैं जीरो नहीं लेता तो मेरे को पॉइंट का सामना करना पड़ता, अब पॉइंट का सामना करूंगा तो फिर वो पॉइंट के अंदर गुणा भाग करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता। तो वो बात एक ही हो जाती है इसमें भी, अगर आप जीरो नहीं लोगे तो आपको पॉइंट का सामना करना पड़ेगा और पॉइंट का सामना नहीं करोगे तो आपको जीरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे अनुसार तो कितना है, इतना है अंतर, लेकिन वो बोल रहा है 20 है, तो यहाँ पे 20 के अंदर है वो आपको भाग देना पड़ेगा 40 48 89 और 600 का, और फिर आपको वो राशि ज्ञात करनी है। तो उसके बाद में 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इसका क्या करना है गुणा करना है। तो आपके पास में आ जाए 493.96, ये आपके पास में आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था भी अगर ये 4 वर्ष या फिर 4 वर्ष से ऊपर पूछे तो आपको वहां पे 3 वर्ष से भी ऊपर पूछे ना तो वहां पे आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात नहीं करना है भी, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, लगभग है वो आप करोगे ना तो 5 से 10 मिनट के बीच में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो इससे आपसे 10 अंक आगे है या फिर 10 क्वेश्चन आगे है, वो बराबर वाला चला जाएगा आगे, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 4 लड़कों की आयु का योगफल 42 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे x, दूसरा बच्चा जन्म लेगा तो x + 5 पे, और तीसरा बच्चा जन्म लेगा तो x + 10 के ऊपर,
और ऐसे 4 लड़के भी, चौथा बच्चा जन्म लेगा तो x + 15 के ऊपर जन्म लेगा, और इनकी आयु का योगफल कितना है 42 है, तो सभी को जोड़ दो, भी सभी को आप जोड़ दो, तो सभी को आप जोड़ोगे तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 5 और 10 15 15 30, तो यहाँ पे 30 बराबर में आपके पास में कितना आ गया 42 आ गया। अब ये 30 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर में आपके पास में कितना आ गया, तो 4x बराबर में आपके पास में आ गया ये 12, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 3। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या है, सबसे छोटे लड़के की आयु पूछी है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है x है, और x का मान कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो भाई, यदि दूध वाला 50 रुपए प्रति लीटर दूध बेचता है तो उससे 2000 रुपए की हानि होती है, और यदि इसे 60 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचता है तो उससे क्या है 1500 रुपए की हानि होती है, तो उसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा कितनी है ये आपको बताना है। देखो भाई यहाँ पे आपको अंतर दे रखा है, यानी वो 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचे तो 2000 की हानि होती है, और 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचे तो यहाँ पे 10 रुपए की हानि होती है, 1500 रुपए की लाभ होता है। तो हमारे अनुसार मूल्य के अंदर कितने का अंतर है, तो मूल्य के अंदर है वो हमारे अनुसार 10 का अंतर है, लेकिन आगे यहाँ पे अंतर कितने का, 2000 रुपए की हानि हो रही है, 1500 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 3500 रुपए, 3500 रुपए, तो एक का मान कितना है, तो एक का मान 350, तो यहाँ पे 350 लीटर उसने दूध बेचा है। या फिर ये मान लो भी मैंने मान लिया भी x लीटर दूध बेचा, उसने x लीटर दूध बेचा, तो x इंटू 50, और उसके बाद में x लीटर दूध बेचा उसने 50 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 2000 रुपए की हानि हुई, और फिर वही x लीटर दूध है, वही आपका जो x लीटर दूध है ये 60 रुपए के हिसाब से बेचा, तो उसे क्या है 1500 रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 2000 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है। तो इसके अंदर अंतर कितने का आया, तो इसके अंदर 10x का अंतर आ गया, और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, तो 2000 रुपए की हानि और 1500 रुपए का लाभ यानी 3500 रुपए, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 350। तो x आपने माना क्या था, वो प्रारंभ में दूध यानी टोटल मिल्क की मात्रा मानी थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सही कथन का चयन करना है। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, राजा विक्रम का पिता है, राजा है वो विक्रम का पिता है, राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है, राजा की जो आयु है वो विक्रम की आयु की 13 गुनी है, तो ये लो 13 गुनी होगी। अब 10 वर्ष पश्चात राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी है, तो ये लो 3 गुनी होगी। अब यहाँ पे देखो भी अंतर सैम करना, अंतर सैम नहीं है, यहाँ पे 0 का अंतर और यहाँ पे 10 का अंतर है, तो अंतर सैम करने के लिए ऊपर वाले अनुपात का अंतर देखो कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे 12 का अंतर है, और नीचे वाले अनुपात का अंतर कितना है 2 है, तो नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर वाले अनुपात को गुणा कर दो, और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे वाले को गुणा कर दो, तो ये आपके पास में हो जाएगा 13 2 26 और 2 एकम 2, और उसके बाद में 12 से गुणा करोगा तो 12 3 36 और 12 एकम 12। अब हमारे अनुसार अंतर कितने का आ गया, 10 का अंतर आ गया, और ये बोल रहा है 10 का अंतर है, तो हमारे अनुसार भी 10 का अंतर, तो 10 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना आ गया 1। तो इसने पूछा क्या है, तो विक्रम की वर्तमान आयु, तो विक्रम की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, ऊपर वाला है, और नीचे वाला रेशियो है वो 10 वर्ष बाद का है, तो यहाँ पे 1 का मान 1 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे विक्रम की आयु वर्तमान कितनी है 2 वर्ष हो जाएगी। आगे देखो भी 93 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, पहाड़ियों और जिस राज्य में वे स्थित है के आधार पर युग्म सुमेलित है वो आपको बताना है, कौन सा युग्म है वो सुमेलित है, तो कैमूर की पहाड़ियां है वो बिहार के अंदर है, ये युग्म है वो आपका बिल्कुल सही है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला है भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों के उनके प्रतिरोधों के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया गया है, यानी पदार्थों का प्रतिरोध है वो बढ़ते हुए क्रम में किसको सेटिस्फाई किया गया है। तो पहले चालक, तो चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या है, चालक यानी जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, चालक के अंदर जो आपका प्रतिरोध होगा वो कम होगा, तो इस प्रकार से निशान लगा दो। और उसके बाद में मिश्र धातु के अंदर है वो चालक से ज्यादा प्रतिरोध होता है, तो उसके बाद में यहाँ पे विद्युत रोधक, विद्युत रोधक का मतलब होता है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो उसके अंदर जो आपका प्रतिरोध होगा वो बहुत ज्यादा होगा।
तो यहाँ पे यही आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना था। तो सबसे कम प्रतिरोध चालक में होता है, उसके बाद में मिश्र धातु में होता है, और सबसे ज्यादा है वो आपका विद्युत रोधक के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। चालक होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, मिश्र धातु के अंदर है वो प्रतिरोध ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू चालक, और फिर विद्युत रोधक के अंदर तो सबसे ज्यादा होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 95 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आप इसको 1/कोट स्क्वायर क्या होता है भी, 1/कोट स्क्वायर, 1/कोट स्क्वायर होता है वो 10 स्क्वायर होता है भी। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दो भी 505 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/कोट स्क्वायर का मान होता है 10 स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1/कोस क्या होता है, 1/कोस स्क्वायर क्या होता है भी, 1/कोस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये माइनस के अंदर भी, तो माइनस और 505 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में और यहाँ पे 505 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 को लिख सकता हूँ sin/cos। तो यहाँ पे 15 एक बार इधर लिख दो, आप बाहर लिख दो, और यहाँ पे 10 को क्या लिखूंगा sin/cos लिखूंगा, sin अपॉन में cos, और यहाँ पे नीचे क्या है आपके पास में, ऊपर cos स्क्वायर है अभी, सॉरी cos थीटा है, और नीचे आपके पास में क्या है sin थीटा है। तो ये sin थीटा आ गया। अब sin से sin कैंसिल हो गया और cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो आपके पास में 15 ही बच गया। अब आपको पता है भी tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा है वो होता है आपके पास में tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर माइनस में 1 होता है, माइनस में 1 होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 505 को एक बार इधर ही रखो, tan स्क्वायर को मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है भी, और माइनस 505 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपके पास में क्या है 15 है। अब 505 का यहाँ पे गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 505 सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का 505, और माइनस का यहाँ पे क्या है 505 सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है 15 है। अब आपको पता है अभी 505 है ये सेक स्क्वायर थीटा, 505 सेक स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का है भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये किसका है प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास है माइनस का 505 है और प्लस का 15 है, तो 505 में से प्लस का 15 है और माइनस का 505 है, तो आपके पास में कितना बचेगा माइनस का 490 बचेगा, जो कि आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, बी एफ से लंबा है, बी है वो एफ से लंबा है भी। तो यहाँ पे प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो बी एफ से लंबा है, तो ये लो एफ से लंबा हो गया, लेकिन ई से छोटा है, लेकिन बी है वो ई से छोटा है। केवल एक व्यक्ति डी से छोटा है, केवल है वो एक व्यक्ति है वो डी से छोटा है, तो यहाँ पे डी से केवल एक व्यक्ति छोटा हो जाएगा, तो इसके नीचे डी आ जाएगा। और इसने बोला भी केवल 3 व्यक्ति सी से लंबे हैं, 3 व्यक्ति हैं वो सी से लंबे हैं, तो यहाँ पे केवल 3 व्यक्ति सी से लंबे हैं, तो सी के ऊपर 3 व्यक्ति आ जाएंगे, 1 2 और 3, तो ये 3 व्यक्ति है वो इसके ऊपर लगा दो भी यहाँ पे, ये और बी यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में आपका एफ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और व्यक्ति बच गया एक। एफ है वो सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब एफ ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो ऊपर आ गया, एफ सबसे नीचे नहीं आ सकता, और डी के नीचे ए की आएगा जो कि आएगा ए। अब सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन सा है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 97 नंबर क्वेश्चन। अर्चित बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो ये लो पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चल गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है, ये लो बाईं ओर मोड़ दिया और 24 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो दाईं ओर मोड़ दिया 8 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मोड़ेगी और 12 किलोमीटर, ये लो 12 किलोमीटर चला दिया, अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो 8 और 4 14, तो यहाँ पे आ जाएगा एकदम इसके सीधे में 14 किलोमीटर चलता है। अब बिंदु बी पर रुक जाता है, तो ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है। अब बिंदु बी से ए तक पहुंचने में, बिंदु बी है और उससे ए तक पहुंचने में दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, और कितनी दूर जाना पड़ेगा, ये टोटल दूरी है वो आपकी 24 है अभी, और ये 12 चल गया, तो इसके बीच की दूरी कितनी रहेगी 12, तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपका यहाँ पे है भी टी आता है 20 पे,
और 20 में 7 जोड़ दिया तो यहाँ पे 27 पे ए आ गया वापस। 26 में 7 जोड़ो, 26 में 7 जोड़ोगे तो 25, और 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 आर आ गया। इसी प्रकार से ए के अंदर है वो 7 जोड़ोगे तो 1 और 7 8 हो गया। और इसी प्रकार से वाई 25 पे आता है, 25 में 7 जोड़ोगे तो 25 और 26, और फिर 6 जोड़ना पड़ेगा तो एफ आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्रत्येक के अंदर 7 जोड़ रहा है भी, 7 जोड़ो तो 15 और 7 कितने होते हैं भी, तो 15 और 7 22 वी आ गया। और एम आता है 13 पे, 13 में 7 जोड़ोगे तो 13 और 7 20 टी आ जाएगा। और एफ आता है 6 पे, 6 में 7 जोड़ोगे तो 6 और 7 कितने होते हैं भी, 13 होते हैं, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। इसी प्रकार से 52 में मैंने कितना माइनस किया, तो 52 में से 6 माइनस कर दिया 46 हो गया, 46 में से 6 माइनस किया 40, 40 में से 6 माइनस किया 34, और 34 में से 6 माइनस करूंगा तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 99 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है वो आपको इसके काउंट करना है, क्या पूछा गया है। इसमें आपको पूछा ये गया है, दिए गए 5 महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल आपको काउंट करनी है भी, ये टोटल काउंट करोगे तो ये आपके पास में है 5 और 5 10, और 10 किसी पर हैंसिल लगी 1, उसके बाद में 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 3 कितने होते हुए 8, और 8 और 4 12, और 1 13, तो टोटल कितने हो गए ये 130 हो गया, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था भी, तो ईशान किशन था। 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा, जो कि अब काम में आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर है वो और सोल्व किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा भी। और फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो क्लास रहेगी 7 अक्टूबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर को अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।